हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपके लिए कुछ नई चीज़ लेकर आई हूँ। ठीक है, और आई होप अगर आपने पिछले करंट अफेयर पढ़े होंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उनके आंसर्स भी दे पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि किस प्रकार से हमने क्या क्या डिस्कस करा था और उसके साथ क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक आपके करंट अफेयर्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये आते हैं आपके पास पिछले हफ्ते के वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि पेपर में देखे जा सकते हैं और आगे देखे भी जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये आप मुझे इनके आंसर्स आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता देती हूँ एक एक और फिर आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको हिंट भी दे देती हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आप अपना आंसर बहुत ही एक्यूरेट और कोशिश करना कि आपको पुरानी शीट ना देखनी पड़े। किसके लिए? क्वेश्चंस के लिए। पर जब हम करंट अफेयर शुरू करेंगे तो एक बारी पुरानी शीट देखना मैंडेटरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नास्कॉम के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं। आपको याद होना चाहिए राजेश नाम्बियार करके एक व्यक्ति था जिसे प्रेसिडेंट डेसिग्नेट किया गया था और उसी के साथ एक चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया था। तो आप मुझे बताएंगे ये वाला पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास कौन सा वाला यहाँ पे, कौन सी स्टेट ने शादी पे लड़कियों की जो एज है उसे बढ़ा दिया है। अब कितना कर दिया है? 18 से 21। ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया भी था कि मैरिज जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन गया। अगला आता है, कौन सी स्टेट ने रिप्लेस करा है किसको एज ए टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। आपको हिंट दे देती हूँ यहाँ पे कि यूपी को सक्सीड करा है किसी स्टेट ने। ठीक है, आप मुझे बताएंगे। उसके अलावा कौन सी सिटी, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कहता है कौन सी सिटी ने टॉप करा है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में, जो कि 2024 में इंडिया में हमें देखने को मिलती है। आप मुझे बताएंगे क्या वो सिटी दिल्ली है, क्या वो सिटी मुंबई है, आप मुझे बताएंगे। उसके बाद 5th क्वेश्चन आता है आपके पास यहाँ पे, नेम द इंडियाज 2 इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था और बताया था कि सबमरीन का नाम क्या है, जिसे डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी, ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर पे बताया हुआ है। आप मुझे साथ में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आरबीआई ने, अच्छा कितने क्वेश्चन हुए वो वाले आपके पास? 5, ये 6वां क्वेश्चन हुआ है ना। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन है आपके पास, आरबीआई रिसेंटली मॉडिफाइड इट्स इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट फ्रेमवर्क टू इंक्लूड द ऑटो रिप्लेनिशमेंट ऑफ द बैलेंसेस इन डैश। ये आप देख लेंगे इसके साथ साथ क्या इसका आंसर होगा। पर मैं आपको बता दूं, हमने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ, सॉरी आरबीआई ने ये करा था। ठीक है, आरबीआई ने करा था, और ताकि टोल प्लाजाज वगैरह वगैरह में। उसके बाद है इंडिया का पहला रीयूसेबल हाइब्रिड रॉकेट। ये आप मुझे बताएंगे साथ में। किस बैंक को ऑनर किया गया है बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, याद रखेंगे आप ये क्वेश्चन भी। स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द लॉन्च व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी वॉलंटरली, ये आप देखेंगे कितना कितना टैक्स आप यहाँ पर मुझे बताएंगे कि पहला जो मोटर व्हीकल टैक्स अप टू कितना है यहाँ पर, और फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल कितना है आप मुझे बताएंगे। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 8, ये हो गया 9वां आपके पास और ये गया 10। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके पास लेकर आई हूं। आप मुझे इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। कैसे? जैसे आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, सो ऑन, क्योंकि ताकि आपका जो रिवीजन है वो और भी बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन आज हमने चेंज किया है आपके लिए। सेक्शन आता है आपके पास अपॉइंटमेंट्स एंड पर्संस इन न्यूज़। आज आप देखेंगे कि किन किन लोगों की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और कौन कौन से पर्सन इन न्यूज़ हैं, इनके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास मोस्ट पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके साथ। पहला क्वेश्चन कहता है बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, द सेबी पिछले कुछ करंट अफेयर्स हम रेगुलरली पढ़ते आ रहे हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जब आप सेबी की बात करते हैं बेटा, सेबी की जब हम बहुत बात करते हैं तो सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है। ध्यान रखना है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम है सिक्योरिटीज और कमोडिटी, जो ये जो मार्केट है, ठीक है, मार्केट में सिक्योरिटीज और कमोडिटीज को चेक करते रहना, रेगुलेट करते रहना। उस बॉडी का नाम क्या आता है आपके पास?
सेबी आता है। सेबी ने अप्रूव कर दिया है रीअपॉइंटमेंट, तो कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, रीअपॉइंटमेंट हो रही है किसकी, नेहल वोहरा की, याद रखना है, एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ, किसके बने हैं ये, तो आपको याद रखना है सेंट्रल डिपॉजिटरी फाइनेंशियल लिमिटेड, इसका आपको याद रखना है, इसके क्या बने हैं ये, तो एमडी और सीईओ बने हैं, ये आपको क्लियर रखना है। उसके बाद कहता है ही वाज अपॉइंटेड एज, इनको अपॉइंट किया गया था कब, सितंबर 2019 में, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, टिल 17 सितंबर 2024, और अब इनका टेन्योर फिर से बढ़ा दिया जाएगा। सेबी की बात जब हम करते हैं बच्चा, पहला क्वेश्चन, अब हम यहाँ पे सेबी को थोड़ा सा सीख लेते हैं, फिर हम इस पे आते हैं, जो हम क्या पढ़ रहे थे, सीडीएसएल पढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जब हम सेबी की बात करते हैं, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेबी कैसी बॉडी है, तो आपको याद रखना है ये कैसी बॉडी आती है आपके पास, स्टैट्यूटरी बॉडी आती है, और ध्यान रखना है स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा पास करके बनाई जाती हैं, ठीक है। अब आपका जो असिस्टेंट का पेपर हुआ था, सीनियर असिस्टेंट का पंजाब का, उसमें क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अगर आप छांटेंगे भी बेटा तो आपको पता तो होना चाहिए ना कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी नॉन स्टैट्यूटरी है और कौन सी स्टैट्यूटरी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सेबी कैसी बॉडी आती है, पहला क्वेश्चन क्या निकल गया आपके पास, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका गठन किया गया था कब, 30 जनवरी को 1992 को, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो आप मुझे किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर यहाँ पर ये काम करती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस के अंदर ये आता है, ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, सीडीएसएल की बात करते हैं बच्चा, तो आपको यहाँ पर सीखना है ये किसके बारे में बात कर रहा है, जो ये सीडीएसएल है ये इंडिया का, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं इंडिया का जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके बारे में बात करता है, कौन, तो आपको याद रखना है कौन बात करता है इसके बारे में, सीडीएसएल बात करता है, ठीक है। और अगर फाइनेंशियल मार्केट है तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और ये सेबी के साथ नहीं है, सॉरी, ये अलग चलेगा आपके पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ध्यान देते हैं जो सीडीएसएल है वो इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट को डील करता है, इसकी अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल दे दी है किसने, सेबी ने, और कौन अपॉइंट हुआ है, नेहल वोहरा क्या हुआ है यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। सीडीएसएल के हेडक्वार्टर देखते हैं तो कहाँ पर आते हैं बच्चे, मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपको याद रखना है 1999, ये आपको यहाँ पर आंसर इसका क्लियर रखना है, ठीक है। तो चलिए पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे पास कंप्लीट होता है। अगला आता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि राजविंदर सिंह भट्टी, ध्यान देंगे आप कौन है, राजविंदर सिंह भट्टी, जो कि 1990 के आईपीएस बैच के हैं और ऑफिसर ऑफ बिहार कैडर के हैं, इनको डायरेक्टर जनरल बनाया जा रहा है, किसका, सीआईएसएफ का, ध्यान देना है आपने, किसका बनाया जा रहा है यहाँ पर, तो सीआईएसएफ का बनाया जा रहा है। अब इसको थोड़े बाद में बात करते हैं, इसके साथ देखते हैं। पहले देखो सीआईएसएफ की जब आप बात करते हैं तो ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का विंग है, तो ध्यान रखेंगे जो एक अम्ब्रेला टर्म क्या आ गई आपके पास, अम्ब्रेला बोलने का मतलब है सबसे बड़ी टर्म कौन सी आ जाती है आपके पास, सीआईएसएफ। और सीआईएसएफ जो है वो बहुत जगहों पे काम करती है, जैसे एयरपोर्ट हो गए, सी पोर्ट्स हो गए आपके पास, पावर प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा, अनगिनत जगहों पे काम करती है, कौन अपने पास, सीएपीएफ अपने पास काम करती है, ठीक है, सॉरी सीआईएसएफ जो है वो अपने पास काम यहाँ पर करती है, ठीक है। अगली अगर हम बात करते हैं इसके बारे में ही, सीआईएसएफ के अंदर, सॉरी सीएपीएफ के अंदर ही, इसी के अंदर असम राइफल्स भी आती हैं, याद करेंगे आप, ठीक है। इसी के अंदर आपके पास आईटीबीपी आ जाती है, ठीक है। आईटीबीपी के अलावा सीआरपीएफ जो है हमारे पास वो इसके अंदर काम करती है, बीएसएफ आपने सुना होगा। तो याद रखना है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एक बहुत बड़ा विंग है, और इस विंग का जो पार्ट है उसका इस अम्ब्रेला का एक विंग है छोटा सा, क्या नाम है उसका, सीआईएसएफ। और सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल किसे चुना गया है, राजविंदर सिंह भट्टी को चुना गया है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। सीधा सीधा करंट अफेयर हो जाएगा। कहता है अगर हम बात करें और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जब भी हम होम अफेयर्स बोलते हैं किसका नाम आता है, अमित शाह का नाम आता है, आपको याद रखना है। इसके हेड
हेडक्वार्टर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आपको याद होगा यार, आप लोग जब करंट अफेयर सुनते रहते हैं और वैसे भी आप इंस्टाग्राम में एक्टिव रहते हैं, तो आपने देखा होगा कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था तो CISF बार बार नाम आ रहा था। तो CISF एयरपोर्ट, सी पोर्ट और भी बहुत जगहों पे अपनी ड्यूटीज, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए, ऐसे आप याद कर सकते हैं थोड़ा सा जोड़ के। ठीक है, तो राजविंदर किसके बने हैं अभी यहाँ पर डायरेक्टर जनरल, तो CISF के बने हैं, ये हमें यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद है ये किसे सक्सीड करने जा रहे हैं, तो इतना काम का नहीं है, नहीं भी याद रहेगा चलेगा, उतना काम का है अपने पास। ठीक है, चलिए आगे आता है अगला आपके पास डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। ठीक है, तो जो अपॉइंटमेंट, अब ध्यान दो कौन सी वाली थी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि दलजीत सिंह चौधरी जो है वो अब डायरेक्टर जनरल बनेंगे, किसके, BSF के। आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, BSF की बात करते हैं तो ये भी किसका विंग आता है भाई, पढ़िए जरा सा, किसका विंग है ये भी, तो ये भी किसका विंग है, CAPF का विंग है। अभी मैंने आपको शुरू में बताया कब बनी थी ये वाली फोर्स, तो 1965 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर आता है, नई दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर देखा जाए ये पोस्ट कब तक होल्ड करेंगे, जब तक ये गद्दी पर बैठ रहे हैं अपने पास, और क्या बोली गई है डेट यहाँ पे 30 नवंबर 2025, और बाकी तो बेटा ऑर्डर्स पे होता है, कई बार इनके टेन्योर्स को क्या कर दिया जाता है, एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया अपने पास 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला कहता है बच्चे DCAS। अब DCAS का फुल फॉर्म देखिए पहले, डिप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की अगर हम बात करते हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स का ही पार्ट आता है, मतलब इंडियन एयरफोर्स के अंदर ही पोस्ट आती है। इसके एक नए चीफ मतलब एक डिप्यूटी चीफ बने हैं, क्या नाम आता है इसका, इनका एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, आपको याद रखना है। और कहाँ इन्हें अपॉइंट किया गया, तो वायु भवन, और वायु भवन कहाँ पर आता है बच्चे, तो आप याद रखेंगे ये कहाँ पर आता है, ये आता है कहाँ पर, हमारे पास नई दिल्ली में। अच्छा, किसे रिप्लेस करने जा रहे हैं ये, तो आशुतोष दीक्षित को ये रिप्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है, एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, अगर आप सबको याद हो तो 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, एयरफोर्स डे मनाया जाता है। सेकंड हमें याद रखना है कि अभी चीफ कौन है, तो अभी चीफ कौन है अपने पास, विवेक राम चौधरी। याद रखेंगे आप कौन आते हैं भी अपने पास चीफ इसके, तो विवेक राम चौधरी आ जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर हम एयरफोर्स की बात करें बच्चा, तो एयरफोर्स की स्थापना एक्चुअली में 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। पर क्या 1932 को भारत आज़ाद था, बिल्कुल नहीं। तो भारत किसका पार्ट था उस समय पे, याद करो, ब्रिटिशर्स का पार्ट था। तो इसका नाम था उस समय पे रॉयल इंडियन एयरफोर्स। क्या नाम था हमारी एयरफोर्स का, इसका नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स, इसका नाम था। ठीक है, बाद में रॉयल वर्ड हटा दिया गया और 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, हमने नाम क्या चेंज कर दिया था बच्चे, तो हमने रॉयल हटा दिया और क्या नाम रखने दिया था, इंडियन एयरफोर्स हमने नाम रखा था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, ये भी हो गया आपके पास एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बढ़ते हैं आगे, अब अगला सेक्शन देखते हैं कौन सा वाला आता है। अगला सेक्शन है बच्चे नेशनल न्यूज़ का। तो अपॉइंटमेंट हमने वाइंड अप कर दी, और जब आप अपना सिलेबस देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे, पंजाब के पेपर्स में स्पेशली लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है अपॉइंटमेंट्स मेंशन्ड है वहाँ पे, तो आपको ये सारी अपॉइंटमेंट एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली कौन सी न्यूज़ आती है आपके पास, सेक्शन नेशनल न्यूज़। इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। बहुत पहले मैंने करंट अफेयर बनाया था, उसी करंट अफेयर पे मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा से एक एक चीज़ को सीखेंगे यहाँ पर, ताकि हम कोई भी पेपर में गड़बड़ करके ना आए यहाँ से। ठीक है, समझते हैं। देखिए, कहता है डिपार्टमेंट का नाम है पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो पहला तो हमें ये क्लियर हुआ कि डिपार्टमेंट का नाम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस किसके अंदर काम करता है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। और इन्होंने जो है वो नवरत्न स्टेटस दे दिया है किसको, 4 PSU भी कह सकते हैं आप, और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। बोलने का मतलब है कुछ सरकारी कंपनियां हैं जिनका टाइटल बढ़ा दिया गया है, जो कि कभी मिनी रत्न रही होंगी और अब उनका स्टेटस बढ़ा के कर दिया गया है नवरत्न। क्या कर दिया गया है, नवरत्न। अगर हम टॉप टू बॉटम देखते हैं, ध्यान देंगे, अगर हम टॉप टू बॉटम देखते हैं तो टॉप में सबसे पहले कौन सी आएगी बच्चा आपके पास यहाँ पे,
सबसे पहले आती है महारत्न, ठीक है। महारत्न की बात करते हैं तो महारत्न का कंसेप्ट ही 2010 में आया था। उसके अलावा अगर हम बात करें फिर कौन सी आती है आपके पास, नवरत्न आती है, याद रखना है आपने। नवरत्न का कंसेप्ट 1997 में आया था हमारे पास। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके अलावा अपने पास आती है मिनी रत्न। और बच्चा जब हम मिनी रत्न की बात करते हैं तो ये सिंगल नहीं है, मिनी रत्न के अंदर भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 हमें देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है, क्लियर है। और ये भी कब बने थे मिनी रत्न वाले, तो आप याद रखेंगे 1997 में इसे भी बनाया गया था, ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। तो क्या स्टेटस होता है टॉप टू बॉटम का, तो टॉप क्या होता है महारत्न, फिर होता है नवरत्न और लास्ट क्या होता है आपके पास मिनी रत्न, ठीक है। देखते हैं चलिए, कहता है 4 ऐसी कंपनीज थी जिनको क्या स्टेटस मिल चुका है बच्चे, अभी अपने पास नवरत्न का स्टेटस मिला है। उसमें से पहली कौन सी आती है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान देंगे क्या नाम है इसका, रेलटेल, चलो नाम ही ऐसा थोड़ा मजेदार सा है, याद रहेगा आपको, रेलटेल आ जाती है। सेकंड कौन सी आती है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा आती है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और आती है सतलुज जल विद्युत निगम। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है, ठीक है। तो अभी तक नवरत्न कितनी थी अपने पास भाई, थी कितनी 21 और अब कितनी हो गई है 25। तो कितनी नवरत्न हो गई है अपने पास, अभी 25 हो चुकी हैं, हमें याद रखना है। और नवरत्न वाली स्कीम कब आई थी बच्चा, तो आप याद रखेंगे 1997 को ये स्कीम लाई गई थी, ठीक है। चलिए तो अब इसके बारे में हम बिल्कुल खुल के डिटेल में बात करते हैं और इसके साथ बनने वाले क्वेश्चन, इसके साथ के सारे फैक्टों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं इस पेज का यूज कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चा किसके बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनी रत्न के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चा, मिनी रत्न। और जब हम मिनी रत्न की बात करते हैं तो मिनी रत्न वाला जो कंसेप्ट है वो कब आया था, 1997 में, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, ठीक है, पहले हमारे पास ना 2 ही क्राइटेरियाज थे, एक था बच्चे मिनी रत्न, एक क्या था नवरत्न। पर जैसे जैसे कंपनीज का टर्नओवर बढ़ने लगा, जैसे जैसे कंपनीज का टर्नओवर बढ़ने लगा तो हमें वही लगा कि एक और मतलब होना चाहिए, एक और नाम होना चाहिए। तो वो नाम क्या आएगा अपने पास यहाँ पे, महारत्न। तो महारत्न इसीलिए देखिए कितने गैप में आया था अपने पास, कब आएगा 2010 में आएगा, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और जब हम मिनी रत्न की बात करते हैं तो मिनी रत्न वाला कंसेप्ट कब आया अपने पास, 1997 में ये कंसेप्ट आया था, ठीक है। चलिए तो अगर हम बोलें कि मिनी रत्न कंपनियां कौन सी कंपनी होती है, तो पहला क्राइटेरिया है कि पिछले 3 सालों से, ध्यान देंगे आप यहाँ पर, हिंदी अंग्रेजी जो आपको भाषा लगती है आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। तो मैं बोल रही हूँ आपको, मैं कह रही हूँ कि लगातार मतलब पिछले 3 सालों से लगातार उस कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए। तो लगातार 3 सालों से वो कंपनी क्या ले रही है भैया यहाँ पे, तो भाई क्या कमाई जा रही है, रेगुलरली क्या कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है। एक ये कैटेगरी होती है इसके अंदर। और उसमें से अगर हम बात करें उन 3 सालों में से, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, इन 3 सालों में से जो 1 साल है, ध्यान देते हैं, उन 3 सालों में से जो 1 साल है, मतलब जो 3 साल उसके बोले गए पहले वाले, उनमें से जो 1 साल है, मतलब उनका जो है वो प्री टैक्स, अगर हम बात करें प्री टैक्स जो प्रॉफिट है, बोलने का मतलब है इन 3 सालों में से 1 साल का जो प्री टैक्स प्रॉफिट है बच्चा, ठीक है, जो प्री टैक्स, मतलब प्री टैक्स का मतलब क्या होता है बच्चे, टैक्स देने से पहला। मतलब देखो इजी भाषा में फिर से समझते हैं, मैंने कहा कि कंपनी को पिछले 3 सालों में लगातार प्रॉफिट होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया समझ में आ गया। दूसरा कहता है कि उन 3 सालों में से 1 साल जो है वो उनका मतलब उनका जो प्री टैक्स प्रॉफिट है, जो प्री टैक्स प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए बच्चा, तो वो लगभग 30 करोड़ से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक और क्राइटेरिया हमें देखने को मिल गया। और उसके अलावा नेटवर्थ जो होती है, ठीक है, एक कंपनी की, वो नेटवर्थ नेगेटिव में नहीं, कैसे होनी चाहिए भाई, पॉजिटिव में रहनी चाहिए। ये आता है आपके पास मिनी रत्न का स्टेटस। अच्छा ये कौन से वाले मिनी रत्न की बात कर रहे थे हम, तो ये मिनी रत्न 1 है, आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी को अगर मिनी रत्न 1 का स्टेटस चाहिए तो 3 साल लगातार क्या होने चाहिए उसके पास, प्रॉफिट। 3 में से 1 साल का जो प्री टैक्स प्रॉफिट है वो कितना चाहिए भाई, वो 30 करोड़ होना चाहिए। और आपका नेटवर्थ लगभग कितना होना चाहिए बच्चा यहाँ पे, मतलब आपका नेटवर्थ जो है वो पॉजिटिव में ही रहना चाहिए,
ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड कैटेगरी की, तो सेकंड कौन सी आती है बच्चा यहाँ पे, तो सेकंड आती है आपके पास मिनी रतन 2 आ जाती है। अब मिनी रतन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मिनी रतन किसके बारे में बात करती है, तो मिनी रतन वाला कंसेप्ट भी कब आया होगा बच्चा, तो ये भी कब आया होगा 1997 में, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या है बच्चा कि कंपनीज 3 सालों से लगातार प्रॉफिट कमा रही हो, और जो नेटवर्थ है इसका भी वो कैसा चाहिए, हमें यहाँ पर प्रॉफिट में चाहिए, इसका नेटवर्थ भी कैसा चाहिए, प्रॉफिट में। अब अगर किसी कंपनी के पास मिनी रतन 1 है 2 है, तो वो अब यहाँ पर एलिजिबल होती जाती है किसके लिए, ध्यान रखेंगे आप, नवरत्न के लिए। अब समझते हैं यहाँ पे क्या बोला गया, देखो कहता है सीपीएसई कहता है कि वो जो कौन सी कंपनीज एलिजिबल हो सकती हैं किसके लिए, नवरत्न स्टेटस के लिए। उसमें से पहला क्राइटेरिया बोल रहा है कि उसके पास ऑलरेडी कौन सा वाला टैग होना चाहिए, ये कौन सा स्टेटस होना चाहिए, मिनी रतन 1 का स्टेटस होना चाहिए। वो शेड्यूल नंबर जो सीपीएसई है, ध्यान देंगे, जो सीपीएसई है उसके शेड्यूल ए में वो होनी चाहिए, और उसका परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, एक्सीलेंट और वेरी गुड होना चाहिए। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। और कितने सालों में, मतलब लगभग 5 सालों में से 3 साल लगातार अच्छे तरीके से उसकी रेटिंग होनी चाहिए। उसके अलावा सरकार ने 60 ऐसे, मतलब ऐसा कह लो, सरकार ने 6 पैरामीटर्स बनाए हैं, और उन 6 पैरामीटर्स के 60 स्कोर, मतलब उनके स्कोर हैं कोई, ठीक है। तो अगर उन 6 पैरामीटर में से 6 पैरामीटर के जो 60 स्कोर्स हैं बेटा, अगर कोई उसके ऊपर स्कोर कर जाता है तो उसे भी कौन सा टैग दिया जाता है, नवरत्न का स्टेटस दिया जाता है। मतलब ये जो 4 कंपनीज आप यहां पढ़ रहे हैं, इनके पास ऑलरेडी कौन सा स्टेटस था, मिनी रतन 1 था, और मिनी रतन 1 के बाद ये क्या बनने जा रही है, अब सारी की सारी नवरत्न बनने जा रही है, बन नहीं जा रही है, बन गई हैं। और जैसे ही नवरत्न बनी, इनका मतलब ऐसा कह लो कि उसी दिन 5% मतलब हाइक हो गया, शेयर में बहुत हाइक हो गया इनके, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। अब आता है वो 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। पहला क्या लिखा है बच्चे, नेट प्रॉफिट से लेके नेट वर्थ तक, मैन पावर कोस्ट टू टोटल कोस्ट प्रोडक्शन और कोस्ट ऑफ सर्विस। उसके बाद है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। बेटा ये नहीं भी याद रहे चलेगा, हमें यहाँ से क्या सीखने वाला है, ये याद रखना है कि अगर किसी कंपनी को नवरत्न बनना है तो उसको क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये पैरामीटर्स अगर आपको नहीं भी याद रहेंगे बेटा चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख लेते हैं। उसके बाद है पीबीआईटी, टर्नओवर, अर्निंग पर शेयर, और एक कौन सा आता है, इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस। अब इसके बाद अगर मान लो कल को ये कंपनीज का, इन कंपनीज का ग्लोबल वैल्यू हो जाता है, इनका नेटवर्थ बढ़ जाता है, इनका एनुअल टर्नओवर बढ़ जाता है, तो इनको बाय डिफॉल्ट कौन सा वाला स्टेटस मिलने की कैटेगरी में आ जाएंगी ये, तो ये आ जाएंगी किस कैटेगरी के अंदर, महारत्न की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। अभी तक इंडिया में कितने महारत्न हैं, तो आपको याद रखना है 13। और ध्यान रखेंगे ये कंसेप्ट हमारे पास कब आया था, 2010 में, जो कि मैंने आपको शुरू में क्लियर करा कि हमारे पास पहले 2 ही कैटेगरीज थी बेटा। कौन कौन सी थी, एक थी अपने पास मिनी रत्न, और एक कौन सी थी, नवरत्न। पर बाद में क्योंकि इन कंपनीज का टर्नओवर बढ़ने लगा, जिसकी वजह से क्या कंसेप्ट हम लेकर आए थे, महारत्न का कंसेप्ट हम यहां पर लेकर आए थे, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी कंपनी को क्या बनना है, महारत्न बनना है, तो पहला क्या चाहिए भाई उसको, तो पहला तो उसको ऑलरेडी कौन सा स्टेटस मिला होना चाहिए भाई, तो उसको सबसे पहले कौन सा स्टेटस मिला होना चाहिए, नवरत्न स्टेटस उसके पास होना चाहिए। दूसरा, वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। किसके अंदर बच्चा, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। ये भी आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा पिछले 5 सालों में उसकी रेटिंग, मतलब पिछले 5 सालों में उसकी रेटिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए बच्चा, यहां पर गुड और एक्सीलेंट होनी चाहिए। याद रखेंगे आप, ये भी आप पीछे भी पढ़ रहे थे, कैसी होनी चाहिए उसकी, यहाँ पर बोलने का मतलब है उसकी रेटिंग कैसे होनी चाहिए बच्चा, यहाँ पे रेटिंग एक्सीलेंट और क्या होनी चाहिए, गुड। कितने सालों में, पिछले 5 सालों में। उसके अलावा बच्चे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इसका जो एनुअल टर्नओवर है, ध्यान रखेंगे आप, इसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो 25,000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर चाहिए बेटा हमें, किसका, तो महारत्न के लिए, ठीक है।
और वो भी पिछले 3 सालों में, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर साल बोलने का मतलब है, पिछले कुछ 3 सालों में। उसके अलावा इसका नेटवर्थ कितना चाहिए हमें, इसका नेटवर्थ चाहिए हमें 15,000 करोड़, वो भी कितने सालों में बचा, तो पिछले 3 सालों में, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इस महारत्न कंपनी का एक ग्लोबल प्रेजेंस भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे, इसका ग्लोबल प्रेजेंस भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो एग्जाम्पल के लिए गेल सुनी होगी आपने लिमिटेड, ONGC आपने सुनी होगी, ये सारी की सारी कंपनीज किसका पार्ट बनती हैं, हमारे पास महारत्न का पार्ट बनती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला करंट अफेयर क्लियर हुआ होगा पहले कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए अगर हमें क्या बनना है, अगर हमें इन कैटेगरी के अंदर जाना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ठीक है। देखिए बच्चा, सबसे पहले तो जो हमारे पास करंट अफेयर आया है उसी के साथ पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर देखते हैं इसके बारे में और बात करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा, जब भी हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात करते हैं तो हमें पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ हायरार्की बनी हुई है, किसको लेकर, कोर्ट्स को लेकर। उसमें से सबसे अपेक्स कोर्ट कौन सा आता है, सुप्रीम कोर्ट, जिसे आप टॉप कोर्ट भी कह सकते हैं, जिसे आप फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद सेकंड क्रोनोलॉजी में कौन आता है बच्चे, हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो स्टेट जुडिशरी को संभालने का काम करता है ये। और इसके नीचे आते हैं आपके पास कौन से वाले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को और किस नाम से जानते हैं, तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है बच्चे, इन्हें सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 233 से लेकर 237 किससे डील करता है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और किससे बात करता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट से बात करता है, ठीक है। जब भी हम डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट जज भी होगा बच्चे, तो डिस्ट्रिक्ट जज की जब हम बात करते हैं बेटा, तो डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर। क्या गवर्नर अपनी मर्जी से किसी को भी चुनकर क्या बना लेगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट का जज बना लेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है उसे कंसल्ट करना पड़ेगा किसके साथ, हाई कोर्ट के साथ। किसके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा बेसिक सा सीख लिया इसके साथ यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर के अंदर, ठीक है। देखिए क्या कहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करी है 2 दिन लॉन्ग नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, किसको लेकर, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को लेकर। कहाँ पर बच्चे, भारत मंडपम में। और भारत मंडपम कहाँ पर आता है, नई दिल्ली में, याद रखेंगे आप। और इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और द इवेंट marked the 75 years of सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जानना पड़ेगी हमें, क्योंकि बिना हिस्ट्री जाने हम कैसे लगा पाएंगे पता कि कितने साल हो गए हमारी सुप्रीम कोर्ट को। चलो कोई बात नहीं, इसकी हिस्ट्री भी बात करते हैं। उसके अलावा इन्होंने एक स्टैंप रिलीज करी है, एक कॉइन रिलीज करा है, याद रखना है आपने। और ये कोमेमोरेटिव, देखो बच्चा, कुछ कॉइन्स डोनेटिव होते हैं, कुछ कॉइन्स कोमेमोरेटिव होते हैं, और कुछ कॉइन्स डेडिकेटिव होते हैं। इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे याद रखो, कोमेमोरेटिंग मतलब यादगार, ठीक है। कोमेमोरेटिंग कॉइन को यहाँ पर बनाया है, अनवेल करा है। उसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, एक वैलिडिक्टरी एड्रेस बताया। उसके अलावा न्यू फ्लैग और इंसाइनिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी बनाया है, ठीक है। चलो अब ये हो गया हमारे पास। अब हम सीख लेते हैं फैक्ट, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके साथ फैक्ट हमें सीखने के लिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जगह बनाकर ये मिटा देती हूँ पहले, है ना, ताकि आप इसे कर पाएँ अच्छे तरीके से। चलिए, तो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ बनने वाले कुछ फैक्ट सीख लेते हैं। आई थिंक मैंने आपको पिछले करंट अफेयर पे भी कराए होंगे, कोई बात नहीं, क्लासेस में भी आपको बताया था, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे दोबारा से सीखते हैं, ठीक है। देखो बच्चा, जब हम बात करते हैं किसकी, जब भी हम बात करते हैं किसकी, हमारी जुडिशरी की, तो हमारे सबसे टॉप लेवल की कोर्ट कौन सी आती है, सुप्रीम कोर्ट आती है। पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया। पहला बनता है बच्चे कि एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ध्यान देना बच्चे, कौन
कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था कब का? 1773 का। ध्यान देते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट आया था कब का हमारे पास? 1773 का। इसके अंदर पहली सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी 1774 में। और कहाँ बनी थी बच्चा? ये कैलकटा में। कहाँ पर बनी थी? कैलकटा में। और इसका प्रेसिडेंट कौन था? तो वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। कौन थे बच्चे? सर एलिजा इम्पे कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे। सॉरी, प्रेसिडेंट नहीं, चीफ जस्टिस थे। आई एम सो सॉरी, चीफ जस्टिस थे। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखो बेटा, पहले हमने क्या सीखा कि 1773 में एक एक्ट आया था और उस एक्ट के अंदर 1774 में क्या किया गया था बच्चे? सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, अब देखो बेटा, अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी थी, कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास। तो अब देखते हैं इसके बाद सेकेंड उन्होंने कहाँ पर बनाई अपनी सुप्रीम कोर्ट? बॉम्बे में। और बॉम्बे में कब बनी थी बच्चा? 1800 में। और उसके बाद कहां पर बनी थी? तो आपको याद रखना है मद्रास में। और ये भी आप याद रखेंगे कब बनी थी? 1823 में, ठीक है। उसके बाद एक अपने पास और कंसेप्ट आ जाता है, कौन सा वाला? वो आता है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सा वाला कंसेप्ट आ जाता है? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ये हमने कौन से एक्ट के अंदर बात करी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब मैं आपको क्लासेस में ये वाला एक्ट बताती हूँ तो मैं साथ में आपको ये चीज़ क्लियर भी करती हूँ, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद तो फिर हमें आज़ादी मिल गई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो 26 जनवरी 1950 को हमने किसकी स्थापना करी थी बच्चा? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम बदलकर हमने रखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। और 28 जनवरी 1950 को पहली बार, ठीक है, हमने अपनी सुप्रीम कोर्ट का ये एस्टैब्लिशमेंट है, ये उद्घाटन है, तो इसे क्या बोलेंगे आप? इनॉगरल बोलेंगे। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इनॉगरेशन 28 को ही है और 26 को क्या किया था हमने? अपनी सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर एस्टैब्लिश करा था, ठीक है, क्लियर है। और जब हम बात करते हैं कि पहला चीफ जस्टिस कौन हुआ हमारे पास, तो आप सबको पता है H.J. कानिया। कौन हुए पहले अपने पास? H.J. कानिया। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। और दूसरा हम क्या सीख सकते हैं कि अभी कौन है अपने पास चीफ जस्टिस? तो कौन है अभी अपने पास? D.Y. चंद्रचूड़। आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपके पास ये 3-4 जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे नेशनल वाले वो क्लियर हो चुके होंगे। और इसके साथ जुड़ते हैं आगे वाले पे और आगे देख लेते हैं अगला करंट अफेयर, ठीक है। चलो बच्चा, आगे बढ़ते हैं इसके बाद और अगला देखते हैं। अगला क्या आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाला है ये वाला हमारे पास। देखते हैं, कहता है बच्चे कि 23वां देश का 23rd लॉ कमीशन की गठन किया गया है या लॉ कमीशन बनाया गया है। अब इसको पढ़ने से पहले एक बार हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और पहले 22nd वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है। 22nd वाले की बात कर लेते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा। देखो, कहता है 22nd जो कौन सा था अपने पास? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो था, इसे कौन हेड कर रही थी? ऋतुराज अवस्थी। ध्यान रखना है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे रिपोर्ट पेश करी थी, जैसे इलेक्शंस, याद रखेंगे, ठीक है, उस टाइम पे इलेक्शंस की बात भी चल रही थी। उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपके चंडीगढ़ पुलिस का क्वेश्चन है ये, कौन सा आर्टिकल है यूनिफॉर्म सिविल कोड? आर्टिकल नंबर 44 है। और किसका पार्ट बनता है ये हमारे पास? तो आपको याद रखना है डीपीएसपी का पार्ट यहाँ पर बनता है। बट हैड नॉट सबमिटेड देम टू द गवर्नमेंट बिफोर अवस्थी। और अवस्थी बाद में क्या बन गई थी? यहाँ पे लोकपाल की मेंबर बन गई, तो जिसकी वजह से क्या हो गया था यहाँ पर? ये रिपोर्ट थोड़ी सी पेंडिंग चल रह गई थी, ठीक है। अब ये हो गई 22nd को हेड कौन कर रही थी? ऋतुराज अवस्थी। अब आया है देश का एक और वाला कमीशन, जिसका नाम क्या है बच्चा? जिसका नाम है 23rd, ठीक है। तो 22 पहले क्लियर रखो, फिर 23 पे आते हैं। चलिए, कहता है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सैंक्शन कर दिया है कि 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कितने सालों के लिए बच्चा? तो याद रखेंगे 3 साल, 1 सितंबर से लेकर 31 अगस्त 2027 तक। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। कहता है ये जो कमीशन है, अब आते हैं ये कमीशन का काम क्या है? इस कमीशन का काम है रिव्यू करना और रिकमेंड करना लीगल कामों को या इंप्रूव करना लीगल बाउट्स को। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा नाम है बेटा लॉ कमीशन, तो किसके बारे में काम करेगा? लॉ के बारे में ही बात करेगा। 23rd लॉ कमीशन के अंदर फुल टाइम चेयरपर्सन होगा,
4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, उसमें एक मेंबर सेक्रेटरी भी होगा, एक सेक्रेटरी भी होंगे द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर से जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। द सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है वो क्या काम करेंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड मैक्सिमम ऑफ पार्ट टाइम मेंबर्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है कौन कौन हो सकता है, इतना ज़्यादा नहीं भी याद रहे चलता है बच्चे। ठीक है, आगे कहता है द चेयरपर्सन, अब ये काम का आया, कहता है जो चेयरपर्सन और जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, कुड बी सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन। तो इस पे सर्विंग होने चाहिए, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और जब हम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी, अगेन हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, हमें लगेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यहीं पे हम गड़बड़ करके आ जाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये स्टैट्यूटरी नहीं है, ये कौन सी वाली बॉडी है, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो किसे एडवाइस करती है बेटा, तो आप याद रखेंगे किसे एडवाइस करती है ये, तो ये एडवाइस करती है किसको, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को। किसको एडवाइस करती है बच्चे, लॉ कमीशन नहीं, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को करती है। और अभी कौन है अपने पास लॉ मिनिस्टर, तो आपको याद रखना है अर्जुन राम मेघवाल, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें डेट कैरीज आउट लीगल रिसर्च, रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या बनता है, कहता है पहला लॉ कमीशन आज़ादी के बाद कब बना था, तो आप क्या टिक करेंगे 1955, और उस समय पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो MC स्टेलवार्ड थे, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, वो इस कमीशन के चेयरपर्सन थे। ठीक है, आई थिंक आपको ये वाला क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन बन सकता है आपके पास कि मैं बोल रही हूं आजादी के बाद, इट मींस कोई ऐसी बात भी होगी जो आजादी से पहले भी रही होगी। अब आजादी से पहले वाले फैक्ट भी मैं आपको थोड़े से बता देती हूं ताकि आप कोई भी पेपर में क्वेश्चन ना छोड़ें इसके साथ। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके साथ क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं। ठीक है, देखो जब आप बात करते हैं किसके बारे में बेटा, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, फर्स्ट लॉ कमीशन के बारे में, तो पहला लॉ कमीशन कब बना था, 1834 में बना था। ठीक है, मैं कह रही हूँ आज़ादी से पहले की बात कर रही हूँ। और उसके अलावा कौन से चार्टर एक्ट में ये बोला गया था, तो आप याद रखना है चार्टर एक्ट आया था कब का, 1833 का। ठीक है, क्या 1833 के एक्ट में ही गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया था? आप मुझे कमेंट सेक्शंस पे बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे बताएंगे, आप मुझे ही समझाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया पहले आपके पास। पहला लॉ कमीशन कब बना था, 1834 में, ध्यान रखना है। और किस एक्ट के अंदर आया था, 1833 के अंदर। और एक क्वेश्चन और, किसकी चेयरमैनशिप के अंदर, मैकॉले, किसके अंदर आया था, तो मैकॉले, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, मैकॉले की कमीशन के अंदर या मैकॉले की चेयरमैनशिप के अंदर पहला लॉ कमीशन इंडिया का बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब लॉ के साथ थोड़े से और 3-4 क्वेश्चन सीख लेते हैं बेटा। ठीक है, अगर देखें हम यहाँ पर इसके बारे में तो अच्छा एक और चीज़, लॉ कमीशन ने आपको पता है ना रिकमेंड करा था इसी ने, IPC CRPC। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन सीखते हैं कि IPC का नाम बदला गया है। ध्यान देते हैं, पहला कौन सा वाला नाम देखते हैं हम यहाँ पर, IPC। और IPC कब आया था बच्चे अपने पास, 1860 में। ध्यान देते हैं IPC कब आया था अपने पास, 1860 में। और अभी इनके नाम भी बदले गए, उनमें कुछ कानूनों में चेंज लाई गई है। तो इसका नाम क्या है IPC का, तो इसका नाम आता है भारतीय, ठीक है ध्यान रखना है आपने, भारतीय न्याय संहिता। क्या कहा जाता है इसे, भारतीय न्याय संहिता, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और ये किसे अमेंड करने जा रहा है बच्चे, IPC को। और IPC कब का था, 1860 का, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, उसके अलावा अपने पास कौन सा वाला आता है सेकंड, तो सेकंड आता है अपने पास CRPC। एक सेकंड है ना, ये मिटा दूं पहले आपके पास, चलिए ताकि आप गड़बड़ ना करें कोई भी। ठीक है, देखिए अगला कौन सा आता है, CRPC 1973। और अब इसका नाम भी क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। इनके कुछ प्रोविजंस में चेंजेस भी हैं, याद रखना। ठीक है, इसका नाम आता है भारतीय नागरिक, ध्यान रखेंगे आप, भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा बिल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। ठीक है, सुरक्षा संहिता
बिल, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और ये कब के हैं बच्चा, दोनों बिल, ये वाला भी 2023 का है और ये वाला भी कब का है हमारे पास, तो 2023 का है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। दो नाम हो गए। एक और आता है अपने पास एविडेंस एक्ट, और एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो एविडेंस एक्ट कब आया था बच्चे अपने पास, 1872 में आया था, जिसका नाम फिर से अलग बदल दिया गया है। अब इसका नाम है भारतीय साक्ष्य बिल। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम आपको याद रखना है भारतीय साक्ष्य बिल, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, अभी हमने पिछले कुछ करंट अफेयर में, आई थिंक अगस्त के करंट अफेयर में हमने बात करी थी बच्चा कि अमित शाह ने चंडीगढ़ से 4 नई ऐप्स को ऐड करा था जो किसके साथ डील करेंगी, आईपीसी और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ डील करेंगी। उनका नाम क्या है वो भी दोबारा से हम सीख लेते हैं ताकि हम गड़बड़ ना करें, ठीक है। चलिए अब आगे मैं मिटा देती हूँ इसको फिर से, फिर हम यहाँ पे साथ में कहीं पे लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, ठीक है। पहली वाली का नाम सबसे ईजी, जो सबसे ईजी आपको याद रहे पहले आप उसे याद रखेंगे। सबसे पहली का नाम आता है ई समन। क्या नाम आता है पहले वाली का, ई समन, याद रखना है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसे लॉन्च करा था यहाँ पे चंडीगढ़ से, तो ई समन याद रखना है। उसके बाद है न्याय श्रुति। क्या नाम आता है बच्चे इसका, न्याय श्रुति। श्रुति मतलब सुनने से वर्ड आ गया आपके पास, ये न्याय श्रुति आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें न्याय सेतु, कौन सा आ जाएगा अगला अपने पास, न्याय सेतु। और एक आ जाएगा अपने पास ई साक्ष्य। क्या आ जाएगा अपने पास, ई साक्ष्य। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये आ गए नाम किसके साथ हमारे पास, ये हमारे पास नाम आ गए किसके साथ, जो वो 4 ऐप्स हैं जो किसके साथ डील करेंगी, आईपीसी, आईपीसी तो नहीं बोलेंगे पर चलो तुम्हें भी ऐसे याद रखो, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ, ठीक है। चलिए तो हमने पुराना वाला करंट अफेयर भी इसके साथ रिवाइज कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। अगला है एक पेड़ माँ के नाम, प्लांट, हैशटैग प्लांट फॉर मदर कैंपेन। देखो बेटा हम सबको बताए कि अर्थ उतनी सी ही है, ठीक है, अर्थ का एरिया उतना सा ही है और प्रेशर उस पर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लैंड पे प्रेशर हमारी वजह से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके साथ क्या किया गया है बच्चा। देखो कहता है यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर, क्या नाम है इनका, शिवराज सिंह चौहान, प्लांटेड, इन्होंने प्लांट करे हैं सैपलिंग्स एट द IARI कैंपस पूसा एट अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट बनते हुए करें यहाँ पे, एक पेड़ माँ के नाम, आपको याद यहाँ पर रखना है। माँ मतलब अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहता है इस मिनिस्ट्री ने क्या एस्टैब्लिश करा था, मैत्री वन, आपको याद रखना है कितने एकड़ लैंड में, तो 1 एकड़ लैंड में याद रखेंगे। और ध्यान रखना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस कैंपेन को लॉन्च करवाया था कब, जब इंडिया में क्या चल रहा था बच्चे, एनवायरमेंट डे, आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। कब चलाया गया था बच्चे, तो आप याद रखेंगे एनवायरमेंट डे वाले दिन इसके बारे में बात की गई थी, ठीक है। चलिए इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जैसे एक बूटा बेटी के नाम, उसके अलावा आता है आपके पास वन महोत्सव, उसके अलावा चिपको आंदोलन। कुछ याद करिए, ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो किसके बारे में बताते हैं, जो कि पेड़ों के, मतलब पेड़ों का बढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा हमारे लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस हिसाब से हमने अर्थ का मतलब कबाड़ी कर दिया है, ठीक है, वैसे तो उस अर्थ को बचा के रखना, ताकि हम पढ़ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जब हम अर्थ ही नहीं छोड़ेंगे, जब हम ग्रीनरी नहीं छोड़ेंगे तो फिर कहीं देख पाएगा कोई भी, ठीक है। वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं फिर वो गोल धरे के धरे रह जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपके पास एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ये आपको साथ में देखना है और इसके बारे में भी आप सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद और अगला देखते हैं। देखो बेटा जैसे जैसे डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, याद करिए ड्रॉट आ रहा है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, तो हमने क्लाइमेट के ऊपर पूरी बात की हुई है। हम पूरी कोशिश में हैं कि फसलें भी ऐसी आए जिसपे कि मतलब जिससे मदद मिल पाए, ऐसी बहुत सारे इनिशिएट हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। और बेटा याद रखेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को हर साल। कब मनाया जाता है, तो मतलब 5 जून हर साल हम इसे क्या मनाते हैं, नेशनल एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर पे वर्ल्ड वाटर डे भी बताया था, अगर आपको याद हो तो, वो कब मनाते हैं हम, 22 मार्च को, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अगला आता है बच्चे, वधावन पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट और डीप वाटर पोर्ट बनने जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। अगर आपको याद हो हमने एक और पोर्ट पढ़ा था जिसका नाम था विजिंघम पोर्ट, याद करिए क्या नाम था उसका, विजिंघम पोर्ट, और विजिंघम पोर्ट भी कहा जाता है। ये एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट था, मैंने आपको क्लास में भी
ये चीज़ क्लियर करी थी। और जब हमने करंट अफेयर पढ़े थे हमने वहाँ पे भी इसके बारे में बात करी थी। ये कैसा पोर्ट था अपने पास? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट था। देखिए इंडिया में टोटल कितने इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं अभी? तो वैसे कुछ बुक्स में 13 लिखा हुआ है, कुछ पे 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो आप 12 भी मान के चलो अभी के लिए। कहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नींव रख दी है किसकी? वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट की। एक्चुअली में बेटा इसकी बात आज से नहीं हो रही है, इसकी बात बहुत पुराने टाइम पीरियड से हो रही है। पर प्रॉब्लम क्या थी कि लोग वहाँ पे अपोज कर रहे थे, लोग कह रहे थे हम अपनी ज़मीन का टुकड़ा नहीं देंगे। तो एक्चुअली में अब ये पोर्ट अगर हम देखें कि ये महाराष्ट्र की पूरी बेल्ट आती है, तो इस बेल्ट से अंदर आगे जो समुद्र है वहां पर बनाया जा रहा है ये पोर्ट, ठीक है। ना किसी की जमीन ली जा रही है, ना किसी भी प्रकार का, ना लोगों की मूवमेंट वहां पे की जा रही है, मतलब किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना पहुंचाते हुए इसे कैसे कहां पर बनाया जा रहा है। तभी इसका नाम क्या है बच्चे? यहाँ पे पढ़िए तो क्या है इसका नाम? डीप वाटर पोर्ट। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। मतलब समुद्र के अंदर बनाए जाने वाले पोर्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्यों बनाया जा रहा है बच्चे? जैसे जैसे हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ रहा है हमें कंटेनर रखने की ज़रूरत पड़ती है, हमें कंटेनर्स को एक पूरे बेस प्रोवाइड करना पड़ता है। जितने भी पैरामीटर्स हैं जो एक पोर्ट पे लगते हैं उसके लिए इसे यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। बात करते हैं कहाँ पर सिचुएटेड किया जाएगा इसे। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या होगा? पालघर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। और अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई। कहता है अगर ये बन जाएगा भी आगे तो बोला जाएगा ये लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट हमें देखने को मिलेगा, जिसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लग रही है तो आपको याद रखना है 76,220 करोड़ हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। कितनी कैपेसिटी होगी इसकी? तो 300 मिलियन टन एनुअली, और 9 कंटेनर टर्मिनल्स होंगे और 4 मल्टीपर्पस बर्थ यहाँ पर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्ट बनने जा रहा है। कौन सा वाला बेटा हमारे पास? ये आपको याद रखना है कौन सा वाला? ये अगर हम बात करें कौन सा वाला? ये पोर्ट, ठीक है। ये आपने वंधावन पोर्ट, ठीक है, सॉरी क्या नाम आएगा इसका? वधावन पोर्ट। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं इसके साथ एक दो चीज़ों को और। देखिए बेटा हमारा एम है, हमारे इंडिया का जो ट्रेड वाला पर्पस है उसमें मोदी जी का एम है कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। मतलब बोलने का मतलब है ट्रेड को एक्सपैंड करेंगे 2030 तक। तो उसे करने के लिए हर चीज़ भी तो चाहिए ना, अपने पास फैसिलिटीज़ भी तो होनी चाहिए। उन्हीं फैसिलिटीज़ के अंदर इसे क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं अब और डिटेल में, और किसके बारे में बात कर लेते हैं? महाराष्ट्र के बारे में। तो देख लेते हैं महाराष्ट्र के साथ और क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसके साथ बन सकता है हमारे पास महाराष्ट्र के लिए, पहला क्वेश्चन महाराष्ट्र के सीएम का नाम। तो महाराष्ट्र के सीएम का नाम क्या चल रहा है बच्चे? एकनाथ शिंदे। क्या नाम आता है इनका? एकनाथ शिंदे। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो पहला आपने क्या सीखा यहाँ पर? इनके सीएम का नाम है एकनाथ शिंदे, ये आप क्लियर रखेंगे। उसके अलावा सेकंड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। कौन है बच्चे यहाँ पे? गवर्नर कौन है? सॉरी, सीपी राधाकृष्णन। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो आप याद रखेंगे 1 मई 1960 को किसका गठन किया गया था? महाराष्ट्र का। जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं बच्चे, ठीक है, तो महाराष्ट्र के, चलो आज कुछ नया सीखते हैं। महाराष्ट्र के फोक डांसेस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो किसके बारे में बात करते हैं? फोक डांसेस के बारे में। इसी में एक डांस आता है जिसका नाम है लावनी। अगर आपको पता हो क्या बोला जाता है इसे? लावनी। ये आपने यहाँ पे याद रखना है। उसके अलावा एक डांस और आता है जिसका नाम आता है लेजिम। क्या नाम आता है? लावनी, लेजिम, याद रखना है आपने। उसके अलावा कोली एक्सेट्रा और भी बहुत सारे डांसेस आते हैं, पर ये आपको यहाँ पर क्लियर रखने हैं, ठीक है। जब भी हम किसकी बात करते हैं बच्चा? जब भी हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, ये कौन से वाले घाट का पार्ट बनता है? तो आपने याद रखना है वेस्टर्न घाट्स का पार्ट बनता है। कौन सी किसका पार्ट बनता है बच्चे? वेस्टर्न घाट्स का पार्ट बनता है। और इन्हीं वेस्टर्न घाट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, श्यादरी। क्या कहते हैं बच्चा इनको? हम श्यादरी के नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास? ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। बस थोड़े थोड़े फैक्ट सीखेंगे ताकि हमें सीखने में मतलब हमें पता लगता रहे कि क्या क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, ठीक है। चलिए अब एक दो चीज़ें और देख लेते हैं बेटा। एक चीज़ और हम यहाँ पर देख लेते हैं और ऐड कर लेते हैं अपने पास कि और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं, ठीक है। देखो बेटा
अगर हम बात करें किसकी, अगर हम इस पोर्ट की बात करते हैं, क्या नाम था इसका, वधावन पोर्ट। ये मिटा देती हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। आप इसे आई होप आप इसे लिख भी रहे होंगे साथ साथ में और फैक्ट आप ऐड करते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, वधावन पोर्ट की जब हम बात करते हैं बेटा, तो पीएम का एक ना प्रोग्राम चला था, एक प्रोग्राम का नाम था सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर भी इसे डिज़ाइन किया गया है, बनाया जा रहा है। और उसके अलावा एक और आता है पीएम का पीएम गति शक्ति प्रोग्राम। क्या नाम है बेटा इसका, पीएम गति शक्ति प्रोग्राम। ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। इसके अंदर भी इसे बनाया जा रहा है। तो ये दो प्रोग्राम भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, किसके साथ एसोसिएटेड है, इस वधावन पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट, अगला कहता है बच्चे, कहता है वेस्ट बंगाल ने अप्रूव कर दिया है लैंडमार्क अपराजिता एंटी रेप बिल। देखो बेटा, जो भी बंगाल में हुआ वो जस्टिफाई तो कभी नहीं किया जा सकता, वो किसी भी एंगल से कभी सही नहीं हो सकता, बट उसके साथ अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें बोली जा रही हैं और इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। देखो क्या बात की गई है, देख लेते हैं। कहता है वेस्ट बंगाल की असेंबली ने, अनैनिमस का मतलब होता है विदाउट एनी ओपोजिशन, ठीक है, अनैनिमसली पास कर दिया है कौन सा वाला बिल बच्चे, अपराजिता। थोड़ा सा पिछला चलते हैं, पिछले करंट अफेयर पे याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था शी पोर्टल। क्या था शी पोर्टल के अंदर, शी पोर्टल का मतलब था कि अगर वर्क प्लेस पे मेरे साथ या किसी भी लड़की के साथ कोई भी हरासमेंट की जाती है या सेक्सुअली हरासमेंट की जाती है, उसके लिए वो किस वाले पोर्टल पे अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती है, वो शी पोर्टल पे। फिर मैंने आपको इसके साथ बताया था विशाखा गाइडलाइंस, ध्यान रखना है आपने, कौन सी वाली बताई थी आपको, विशाखा गाइडलाइंस। उसके अलावा एक आपको पॉश एक्ट बताया था। ऐसे अनगिनत एक्ट है बच्चे जो चाइल्ड और वुमेन दोनों की डिग्निटी को बनाए रखने के लिए या उनके बचाव के लिए लाए गए हैं, ठीक है। निर्भया फंड, ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। चलिए बात करते हैं इसके, इस बिल के बारे में, ठीक है। देखिए कहता है बच्चे यहाँ पर कि उन्होंने क्या करा है, उन्होंने इस बिल को अमेंड करा है। बिल का नाम क्या है, बिल का नाम अब होगा वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट बिल 2024। अब देखते हैं क्या बात की जा रही है बच्चा इसके बारे में, ठीक है। देखो कहता है द बिल सीक्स कैपिटल पनिशमेंट, मतलब फांसी की बात की जा रही है यहाँ पे, कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर बेटा। और कैपिटल पनिशमेंट किसको दी जाएगी, रेप कन्विक्ट को क्या दी जाएगी यहाँ पर, क्या दी जाएगी बेटा, फांसी दी जाएगी। बट कब दी जाएगी फांसी, पढ़ना जरा सा यहाँ पे, ऐसे नहीं है पहला कि जब विक्टिम की डेथ हो गई, पहला इंपॉर्टेंट तो ये बनता है, मतलब ये बोलने में बड़ा गलत लगता है ना, पर चलो मान लो किसी लड़की के साथ रेप होता है, ठीक है, और रेप मतलब होने के बाद वो लड़की, उस लड़की की क्या हो जाती है, वहाँ पे डेथ हो जाती है, तो इस बंदे को क्या मिल सकता है, जो रेप कन्विक्ट है उसे क्या मिल सकती है यहाँ पे, कैपिटल पनिशमेंट। और या फिर उसने लड़की को वेजिटेटिव स्टेट में छोड़ दिया हो, या फिर उसने लड़की को वेजिटेटिव क्या कर दिया हो, स्टेट पे छोड़ दिया हो। वेजिटेटिव स्टेट वो स्टेट होती है बेटा जब वो लड़की किसी भी, मतलब इस हालातों में नहीं है कि वो किसी भी साइन ऑफ अवेयरनेस को बता पा रही है, मतलब ऐसा समझ लो कोमा कह लो, या मतलब बिल्कुल ही बोल सुन ना पा रही हो, ठीक है। इस केसेस में उसे क्या दे दी जाएगी, कैपिटल पनिशमेंट दे दी जाएगी। कहता है वेस्ट बंगाल पहला ऐसा स्टेट बन जाएगा जिसने सेंटर के इस लॉ को अमेंड करा है, जो कि किससे एसोसिएटेड था, रेप, गैंग रेप और सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, ठीक है। इस बिल का नाम अपराजिता होगा, क्यों, क्योंकि इसे किसको ट्रिब्यूट किया जा रहा है, 31 साल की ओल्ड ट्रेनी डॉक्टर को जिसका रेप और मर्डर किया गया, कहाँ पे, आरजीकर मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल में, ठीक है। अब अगला देखिए क्या कहता है, कहता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी, उम्र कैद भी हो सकती है बिना छूटे हुए, ठीक है, फॉर अदर रेप कन्विक्ट्स नॉट रिजल्टिंग इन डेथ और वेजिटेटिव स्टेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगला है एक अपराजिता बेटा, हम जितना कुछ यहाँ से कर ले, है ना, मतलब कागजी तौर पे तो हम बहुत कुछ करते रहते हैं, पर अगर ये इंप्लीमेंट हो जाए तो क्या ही बात है, पर अगर मुझे तो पता नहीं यार, हो भी सकता है, ठीक है। चलो कहते हैं एक अपराजिता टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी जिसका काम क्या होगा कि भाई 21 दिनों के अंदर क्या किया जा सके, पनिशमेंट को दिया जा सके। ध्यान रखेंगे आप क्या किया जा सके, इसमें पनिशमेंट को यहाँ पर दिया जा सके, ठीक है। देखो बेटा पहले ना मतलब ऐसा नहीं कि पहले ऐसा कोई कानून नहीं था, पर पहले डेडलाइन 2 महीने की होती थी, और इस बिल में क्या बोला गया है कि जिस दिन रिपोर्ट आपके सामने आएगी ठीक उसके 21 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी होनी चाहिए, ताकि एज सुन एज पनिशमेंट उस बच्चे को नहीं, उस रेप कन्विक्ट को क्या कर सके, वहाँ पर मिल सके। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाए जाएंगे, लड़की की जो आइडेंटिटी है उसे पूरी छुपाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे बहुत सारी बातें की गई है किसके अंदर, इस एक्ट इस बिल के अंदर, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। और आपको पता ही है कौन है वहाँ पर अभी अपने पास, ये सीएम कौन है वहाँ पर, ममता बनर्जी, और एक बोस करके कौन है अभी वहाँ पर अपने पास, वो अपने पास कौन है यहाँ पर, वो है अपने पास अभी गवर्नर CV आनंद बोस, आपने याद रखना है वो कौन है यहाँ पर, गवर्नर है किसके, वेस्ट बंगाल के। इससे रिलेटेड अभी आगे भी करंट अफेयर आएगा, वहाँ ऐड कर दूंगी, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा सेक्शन आता है अपने पास, इंटरनेशनल न्यूज़ का, और देख लेते हैं क्या बात है, ठीक है। देखिए कहता है इंडिया और सऊदी अरेबिया ने एक MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है, किसके लिए, कॉपरेशन इन पब्लिक सेक्टर। सीधी बात है, पब्लिक सेक्टर को लेकर ये किया गया है। कहता है कैग ऑफ इंडिया, कौन है कैग अभी अपने पास, पहला क्वेश्चन कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, कौन है अभी अपने पास, कैग हैं, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो कैग कौन है अभी अपने पास, तो आप याद रखेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू कौन आते हैं हमारे पास एज अ कैग, यहाँ पर हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अगर हम इनके बारे में बात करें, कैग की अगर हम बात करें, तो कैग को ही क्या कहा जाता है, गार्जियन ऑफ या गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आपने याद रखना है, इन्हें क्या कहा जाता है, गार्डियन ऑफ या गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, कहता है बच्चे, कहता है कंप्ट्रोलर ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन करा है। वो MOU साइन किसके साथ करा है, तो वो करा है जर्नल कोर्ट ऑफ ऑडिट किंगडम सऊदी अरेबिया के साथ, ताकि बायलैटरल कॉपरेशंस को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। याद रखेंगे आप, क्या किया जा सके, इसको बढ़ाया जा सके। और उसके साथ साथ जो भी एक्सचेंज मतलब जो एक्सपर्टाइज होते हैं उन्हें एक्सचेंज किया जा सके, किसके लिए, पब्लिक सेक्टर, किसके लिए बेटा, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग के लिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या हमारे दिमाग में आना चाहिए था, एक्चुअली में ये जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। जब भी आप किसकी बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग की बात करते हैं, ये जॉइंट ऑडिटिंग प्रोग्राम होते हैं, जिसके अंदर क्या किया जाएगा बच्चे, जिसके अंदर फाइनेंशियल मतलब पैसों को लेकर ऑडिटिंग की जाती है, फंड्स में ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। मतलब अगर मान लो कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसमें फंड्स में क्या रखी जाएगी, ट्रांसपेरेंसी, कि कोई भी घपला वगैरह ना किया जा सके, ठीक है, इजी भाषा में। अब समझते हैं यहाँ पर, जब हम बात करते हैं कैग की बात करते हैं, कैग ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल कह रहा है ये, तो आर्टिकल कह रहा है 148। पर जब हम कैग की बात करते हैं तो कैग के साथ कौन कहाँ से कहाँ तक का आर्टिकल लगता है, 148 से लेकर 151 आर्टिकल डील करता है किसके साथ, कैग के साथ। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें पहले इंडियन कैग कौन हुए, तो आपको याद रखना है वी नरहरि राव, ये कौन हुए हमारे पास, यहाँ पे कौन हो गए बच्चा, हमारे कैग हो गए फर्स्ट वाले, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है इन्हें, तो यहाँ पे सीधा बना हुआ क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनका रिमूवल की जब हम बात करते हैं तो इन्हें कैसे निकाला जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जाता है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जाता है, वैसे ही किसे निकाला जाएगा, कैग को निकाला जाएगा, ठीक है। और कैग को अपॉइंट कौन कर रहा है बच्चा, तो अपॉइंट कौन कर रहा है, आपको याद रखना है, कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए हो गया आपके पास, अगला देखते हैं। अगला आता है सुपर टाइफून आया है, साइक्लोन सुने आपने, चक्रवात सुना है, ठीक है। चक्रवात के बारे में बात कर रहे हैं। चक्रवात का नाम क्या है, यागी, जिसने किसे हिट करा है बच्चे, साउथ ईस्ट एशिया को क्या करा है, यहाँ पर हिट करा है। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है और इसके बारे में साथ हम समझते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा, मान लेते हैं अब थोड़ा सा साइक्लोन वाला मतलब जो टर्म है उसी को समझ लेते हैं, चक्रवात को समझ लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, साइक्लोन एक ग्रीक वर्ड है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बन जाता है यहाँ से, बेटा इसी साइक्लोन का अदर नाम है, उसी अदर नाम में से एक नाम क्या है, टाइफून है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम साइक्लोन बोल रहे हैं, टाइफून बोल रहे हैं, इंटरचेंजेबल यूज हो रहा है ये, ठीक है, समझो। ये एक ग्रीक वर्ड है, मतलब जिसका मतलब होता है कॉइल ऑफ स्नेक। क्या बोला जाता है इसे, कॉइल ऑफ स्नेक। आपने देखा होगा जब सांप बैठता है तो कुंडली मार के बैठता है, तो जिस तरीके से वो कुंडली मार के बैठा हुआ है वैसे वैसे ही कुछ पवनें चलती हैं और कुछ
ऐसा लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चा, एक थोड़ा सा इसके पीछे साइंस और ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी थोड़ी सी तुम्हें। टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में ध्यान रखना है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे घटेगा। अब समझ लेते हैं कि ये कोई लैंड सरफेस है, मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या कर रही है, पड़ रही हैं। सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो अर्थ क्या हो रही है भाई, अर्थ वार्म अप हो रही है, और अर्थ के वार्म अप होने से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे मतलब जो सरफेस है वो गर्म हो रहा है। गर्म होने की वजह से जो एयर होगी वो क्या होती जाएगी बेटा, जो गर्म हवा होती है ना बेटा, वो लाइट हो जाती है। लाइट होने के साथ साथ वो क्या करती है, एक्सपैंड करना शुरू करती है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हवा क्या करेगी, ऊपर की तरफ एक्सपैंड करना शुरू करेगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कौन सा वाला प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कौन सा वाला बच्चे, लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और हवाएं हमेशा कहाँ से कहाँ चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमें देखने को मिलती हैं। तो अदर एरियाज जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ से क्या करेंगी ये पवने यहाँ पर एंटर करना, या फिर ऐसा कह लो आना शुरू कर देंगी, और जिसके कारण जो ये वैक्यूम क्रिएट हुआ है, इस वैक्यूम का नाम क्या पड़ेगा, क्योंकि हवा सारी उठ के वहाँ चली गई ना, तो ये कौन सा जोन बन गया, लो प्रेशर। और हवाओं का एक सीधा सीधा हिसाब है कि वो हमेशा कहां से कहां को चलती हैं, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया चलती हैं। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो क्या बोलने का मतलब हो गया, चक्रवात मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, चक्रवात जो है वो एक इस तरीके की तेज चलने वाली पवने, और मतलब ऐसा पवने इतनी तेज चलती हैं जो कि पानी को भी सर्कुलर मोशन पे ले आती हैं और उससे तबाही मचाती हैं। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। कहता है टाइफून यागी आया है, अगर हम इसकी बात करें, द मोस्ट powerful storm to hit Asia in over a decade has caused significant disruption across, कहाँ पर करा इसने, साउथ ईस्ट एशिया, आफ्टर डेवस्टेटिंग द नॉर्दर्न फिलीपींस। ये टाइफून कहाँ जा चुका है, चाइना के हाइनैन प्रोविंस पे, और वहाँ से भी लोगों को बचा के निकाला जा रहा है और वहाँ पे भी ये डैमेज करता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ये आपके साथ इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए अब इसी साइक्लोन के अदर नेम्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से, कि और अदर नेम कौन कौन से हैं। तो एक आपने याद रखना है, क्या नाम है बच्चा इसका, टाइफून। ध्यान रखेंगे आप, इसका नाम क्या है, टाइफून। तो टाइफून इसे कहां पर बोला जाता है, तो आपने याद रखना है जो अपने पास चाइना सी है, या फिर जो साउथ ये वाला एरिया है, चाइना सी वाला हो गया, पैसिफिक ओशन वाला एरिया हो गया, वहाँ पर क्या बोला जाता है इसे, तो वहाँ पर बोला जाता है हरिकेन्स, सॉरी टाइफून। उसके अलावा सेकंड आता है आपके पास कौन सा, हरिकेन्स। हरिकेन्स इसे कहाँ कहा जाता है, तो आपको याद रखना है, हरिकेन्स कहा जाता है एटलांटिक ओशन वाले साइड पे, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, एटलांटिक ओशन वाली साइड पे। उसके अलावा इसी की अगर हम बात करें तो इसे टॉर्नेडोज भी कहा जाता है, और टॉर्नेडोज कहाँ कहा जाता है, ये कहा जाता है वेस्टर्न अफ्रीका में, ये भी याद रखेंगे। इसे विली विली भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, विली विली, और वो कहाँ पर कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया। और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम इसे नाम देते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या नाम देते हैं इसको हम, ट्रॉपिकल साइक्लोन इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया एक पूरा का पूरा एरिया। सीधी बात है बेटा, चक्रवात वहीं आएगा जहाँ पे कौन सी जोन क्रिएट हो जाएगी, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगी, वहीं पर हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ये हो गया आपके पास। उसके अलावा इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट, इंडियन ओशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्या आ चुके हैं हमारे पास, ये साइक्लोन्स आ चुके हैं। उनके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें से एक आपने नाम याद रख सकते हैं आप, हुदहुद। ठीक है, याद रखेंगे हुदहुद के बाद फानी अगर आप बात करें। ठीक है, फानी मतलब सांप के फन की तरह, इसका मतलब सांप का जो फन होता है उसकी तरह बिल्कुल दिखता था ये। उसके बाद देख सकते हैं आप वायु आया था। उसके बाद निसागरा, ठीक है, निसर्गा या निसागरा, इस तरीके से नाम थे। तो ये अदर नेम आ जाते हैं, किससे रिलेटेड बेटा, हमारे पास ये आ जाते हैं इंडियन ओशन में आने वाले जो साइक्लोन्स थे उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला, WHO ने डेजिग्नेट कर दिया है मंकी पॉक्स को अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। याद करिए, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक मतलब जानवरों से इंसान को होने वाली डिजीज है। देखिए, कहता है WHO ने क्या डिक्लेयर कर दिया है कि जो मंकी पॉक्स है उसने बैडली अफेक्ट करा है किसको, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ
कॉन्गो को। और जैसे जैसे अफ्रीका में ये बढ़ता जा रहा है, क्या बोला गया यहाँ पे, टू बी अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। जैसे अपने पास कोविड आया था बेटा, ठीक है, जैसे हमारे पास कोविड आया था वैसे ही आप समझ सकते हैं कि वैसे ही हमें देखने को मिलता है कौन सा वाला, ये मॉन्की पॉक्स भी हमें वैसे ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट ये बड़े नुकसान की बात है, ठीक है, अगर हम नहीं ध्यान रख पाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है इन बीमारियों से। कहता है मॉन्की पॉक्स इज सेल्फ लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शन है जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस हमें देखने को मिलता है। ये पहली बार कहाँ देखा गया था ह्यूमंस में, तो 1917 में कॉन्गो में देखा गया था। चलिए बस इतना सा आपने याद रखना है, किस बीमारी को अभी इंटरनेशनल ऐसा कह सकते हो आप यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के अंदर डाला गया है, तो मॉन्की पॉक्स इसका आंसर होगा। WHO कब बना था बच्चे, 7 अप्रैल, और 7 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। याद रखना है क्या मनाते हैं बेटा इस दिन हम, तो हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल कौन है, तो टेड्रोस, बस टेड्रोस याद रह जाए, बड़ी बात है। और WHO इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN जो कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करती है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारे पास। अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन पे, और अगले सेक्शन का नाम क्या आता है बच्चे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। स्टार मार्क कर लीजिए इस करंट अफेयर को, आप सभी के पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे SSC हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कोई भी पेपर हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये हमारे पास, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में भी। कहता है बच्चे 66th रमन मैग्सेसे अवार्ड की नींव रखी गई है, मतलब इनको दिया गया है। पहला क्वेश्चन, इसी रमन मैग्सेसे अवार्ड को नोबल प्राइज ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, नोबल प्राइज ऑफ एशिया। और ये किसके नाम पर है, पहले ये सीख लेते हैं बेटा, देखो यहाँ पे, ठीक है, किसके नाम पर है ये, तो इस अवार्ड का गठन किया गया था 1958, और रमन मैग्सेसे 7th प्रेसिडेंट थे, कहाँ के, फिलीपींस के, याद रखना है। और ये अवार्ड एशिया का हाईएस्ट ऑनर है, और अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, इसे क्या कह सकते हैं, इसे नोबल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जा सकता है। अगर हमसे पूछा जाए कि पहला इंडियन जिसे क्या दिया गया था, इस प्रकार का अवार्ड दिया गया था, तो आप याद रखेंगे आंसर आएगा विनोबा भावे। क्या आंसर आ जाएगा, विनोबा भावे। कौन है ये विनोबा भावे, तो इनका पूरा नाम है आचार्य विनोबा भावे, आपने याद रखना है। और हम कब की बात कर रहे हैं, ये इनको दिया गया था 1958 में, ठीक है। इनका क्या रोल है आप मुझे बताएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में इनका रोल आता है, ठीक है। चलिए अब 2024 के 4 रेसिपिएंट है वो हमें देखने पड़ेंगे। यहाँ पे 4 इंडिविजुअल हो गए और एक ग्रुप को मिल रहा है। इट मींस ये इंडिविजुअल को भी दिया जाता है और कलेक्टिवली ग्रुप्स को भी दिया जाता है। पहले आगे बेटा, जापान के एक फिल्म मेकर है, क्या नाम है उनका, हायो मियाजाकी, ठीक है। अब चलो तुम अब कैसे भी याद रखो बेटा, बड़े गंदे से नाम होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कर्मा पुंतुशो, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर न्यूगेन थी नगोक फुओंग, ठीक है। उसके बाद ये वियतनाम से हैं। उसके बाद है फरविजा फरहान, इंडोनेशिया। एंड द रूलर्स डॉक्टर मूवमेंट, कहाँ पे, ये ग्रुप आ गया बच्चे जिसे दिया गया है, वो कौन सा आता है, थाईलैंड का ग्रुप, ठीक है। ये सीखने वाला क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, नाम याद करने बड़े मुश्किल हैं, ठीक है। अब याद रखो, है ना, हाई जापान मतलब जापान टेक्नोलॉजी में बढ़ता रहता, तो हाई जापान। उसके अलावा भूटान से याद रख लो, है ना, भूटान फुनतो, जो भी है, कुछ भी बना लो बेटा, गंदे से नमोनिक, है ना, याद रखने पड़ेंगे आपको ये। चलिए आगे से बढ़ते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। अगला आता है IOC अवार्ड दिया गया है ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड मेडल, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन करंट अफेयर, ये वाला भी हमारे पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। क्या बेटा जब हम बात करते हैं किसकी, पेरिस ओलंपिक्स की, हम सबको बताएं कि इस साल ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स भी कहाँ पर हो रहे हैं, पेरिस में, और दूसरे वाले ओलंपिक्स भी कहाँ पर हुए थे, पेरिस में हुए थे, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो क्या पेरिस ने पहली बार इन्हें हेड करा था या फिर इनको इनकी चेयरमैनशिप ली थी, बिल्कुल नहीं। याद रखना है 1900 में भी हुए थे, 1924 में भी हो चुके हैं, और अब 2024 में हुए हैं, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए कहता है इमैनुअल मैक्रोन, जो कि प्रेसिडेंट है किसके, फ्रांस के, इनको
प्रेजेंट किया गया है ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड, ताकि मतलब इन्होंने किस पे सपोर्ट दिया है, ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 में। ठीक है, बात करते हैं ही रिसीव्ड दिस ऑनर फ्रॉम, किससे लिया है इन्होंने ये, थॉमस बैक। और थॉमस बैक कौन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड है या प्रेसिडेंट है, याद रखना है आपने। और ये कहाँ पर हुई है सेरेमनी, तो या LIC पढ़ेंगे से LIC पैलेस में हुआ है, और ये कहाँ पर आता है, फ्रांस में। अब देखिए क्या है बेटा, ये पैलेस किस लिए इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये आपके स्टैटिक का पार्ट बन जाता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, राष्ट्रभवन में रहते हैं, वैसे LIC या LC पैलेस में किसका रेसिडेंस है बच्चे, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है थॉमस बैक ऑल्सो प्रेजेंटेड। अब अलग लोगों को और भी अवार्ड दिया गया है, जैसे कहा गया है प्रेजेंटेड द ओलंपिक ऑर्डर टू लॉरेंट, क्या नाम आएगा इनका, न्यूनिच, द पेरिस परफेक्ट ऑफ पुलिस, अ स्पेशल पुलिस अथॉरिटी इन फ्रांस। उसके अलावा निकोलस फर्नांड, एग्जीक्यूटिव एंड MD ऑफ सोलिडियो, द कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग ओलंपिक फैसिलिटीज सिंस 2017। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि फ्रांस को किससे नवाजा गया है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा अलग अलग अवार्ड से नवाजा यहाँ पर गया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं किसकी, IOC के बारे में। तो IOC कब बना था, लिखा है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, IOC की जब हम बात करते हैं तो ये कब बना था, 1894 में, ध्यान रखना आपने। IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इसके हेडक्वार्टर हैं कहाँ पर, लाओसाने। और लाओसाने कहाँ पर आता है, तो स्विट्जरलैंड में आता है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद है दे वर अवॉर्डेड फॉर देयर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द सक्सेस ऑफ ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स। कहाँ पर हो रहे हैं बच्चा ये, तो आप याद रखेंगे फ्रांस में हो रहे हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम पहले भी करंट अफेयर कर चुके हैं, पिछले करंट अफेयर्स में हम इसके बारे में बात भी कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके अलावा है तो ओलंपिक ऑर्डर कब स्टैब्लिश किए गए थे, 1975 में, और ये हाईएस्ट ऑनर है जो किस फील्ड में दिया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है यूथ आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड 2024। ठीक है, अब जिन्हें ये मिला है उनका एक अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग फील्ड में, पर क्योंकि उन्होंने क्या करा है, यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है, तो ये दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए कहता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पहला एडिशन दिया है किसका, मतलब पहला एडिशन मतलब और भी एडिशन आ सकते हैं। ठीक है, और कितनी कैटेगरीज में बचा, 13 कैटेगरीज में, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कहता है बॉलीवुड एक्टर कौन है, आयुष्मान खुराना, द यूथ आइकन अवार्ड 2024। आप सबको पता है इन्होंने कुछ ऐसी मूवीज करी हैं जो सोशल मैसेज प्रोवाइड करती हैं, किसमें, सोसाइटी में। ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है। उसके अलावा जेवलिन थ्रोअर ओलंपिक मेडलिस्ट कौन है, अपने पास नीरज चोपड़ा, जिन्हें यूथ आइकन अवार्ड किस फील्ड में मिल रहा है, तो स्पोर्ट्स की फील्ड में मिल रहा है, याद रखना है। FICCI इज ऑल्सो ऑनर्ड इंडियन फैशन डिजाइनर, क्या नाम है, राहुल मिश्रा, इनको आर्ट एंड कल्चर के लिए मिल रहा है। अमिताभ शाह को ये किस लिए मिल रहा है, ये फाउंडर है किसके, युवा अनस्टॉपेबल, जो कि यूथ आइकन अवार्ड पब्लिक सर्विस के लिए मिल रहा है। जर्नलिस्ट पालकी शर्मा, इनको यूथ आइकन अवार्ड मिल रहा है किस फील्ड में, मीडिया की फील्ड में, याद रखना है। और अगर हम बात करें इस FICCI की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली दिखता है, स्थापना हुई थी 1927 में, और ये सबसे बड़ी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, कौन सी आती है बच्चे हमारे पास, ये आती है हमारे पास कौन सी वाली, सबसे बड़ी क्या आती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आती है। ठीक है, चलिए आगे अगला। अब आते हैं डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे, इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आता है इंडिया का पहला, ध्यान देंगे आप यहाँ पर, इंडिया का पहला समुद्र प्रताप एंड GSL यार्ड 1267, क्या नाम है इसका, 1267। अच्छा, अब पहला तो समझते हैं कि इसका क्या रोल है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा क्या काम है इसका, ये समझ लेते हैं। देखो कहता है समुद्र प्रताप जो है, देखिए बेटा इंडियन कोस्ट में जो इंडियन कोस्ट लाइन है, ध्यान दो, इंडिया की कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से कोस्ट लाइन आती है 776, मैं एक सेकंड में, जो गलत हो गया शायद यहाँ पे, 0.67 आती है ना,
सॉरी मैं भूल रही हूँ यहाँ पे, ये जो कोस्टल एरियाज आपके पास आते हैं, ये वाला यहाँ पर, ये जो पूरा का पूरा कोस्टल चेन है अपने पास, इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, क्या होता है बच्चे, यहाँ पर कई बारी कंटेनर से ऑयल वो हो जाता है, ठीक है, जहाज़ों से ऑयल निकल जाता है, जिससे जो मैरीटाइम इकोसिस्टम है वो खराब होता रहता है। उस मैरीटाइम इकोसिस्टम को और कंट्रोल करने के लिए, मुझे याद आ रहा है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी हाँ मुझे याद आ गया, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ये इंडिया का कोस्टल एरियाज का पूरा आता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं बच्चे, तो जो भी वो नुकसान हो जाता है, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इन सबको लाया जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या कहता है एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल आया है, क्या नाम है इसका, समुद्र प्रताप, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च करा है, और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, और कहां बना था ये, वास्को डी गामा, गोवा में। ठीक है, जगह का नाम है बेटा वास्को डी गामा, बंदे का तो नाम है ही है। उसके अलावा जीएसएल यार्ड 1267 की बात करें, ये भी एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, जिसको किसने लॉन्च करा है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको लॉन्च करा है। कहता है दीज आर द फर्स्ट, इंडिया में बनने वाले पहले डिजाइन इस तरीके से देखने को हमें मिलते हैं। और इस वेसल की बात करें तो कितने मीटर लॉन्ग है ये, 114.5 मीटर, कितनी चौड़ाई है इनकी, तो 16.5 मीटर वाइड है, और कितना डिस्प्लेस कर सकते हैं, बोलने का नाम है बच्चे, बोलने का मतलब है बेटा, सीधी सीधी बात है कि जो मैरीटाइम इकोसिस्टम है उसे क्या करना है हमें यहाँ पर, उसे हमें यहाँ पर बचाकर रखना है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा फैक्चुअल और सीख लेते हैं। इंडिया की बात, इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करते हैं, आप सबको पता है इनके जो डायरेक्टर जनरल थे, जिनका नाम क्या था, राकेश पाल, इनकी डेथ हुई थी। अभी हमने पिछले से पिछले किसी करंट अफेयर में पढ़ा था कि इनके डायरेक्टर जनरल कौन थे, राकेश पाल, जिनकी हार्ट अटैक से क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, आपने याद रखना है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं तो हर साल 1 फ़रवरी को हम क्या मनाते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, और इसकी स्थापना की गई थी 1 फ़रवरी 1977 को। आपको यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए अगला आता है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा है पहला फेज ऑफ प्रोजेक्ट नमन। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट नमन है क्या, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है बेटा, आपने ना एक रील देखी होगी यार, एक बहुत प्रेसिडेंट जो थी वो गैलेंट्री अवार्ड्स दे रही थी, तो एक बहू और एक मतलब सास थी साथ में। ठीक है, अगर आपको याद हो तो वो एक बड़ा सा वायरल हुआ था कि वो अवार्ड वगैरह जो भी अमाउंट जो भी मिला था उसको लेकर अपने घर चली गई थी। ये उसी के साथ थोड़ा थोड़ा एसोसिएट और लिंक कर सकते हैं आप। ठीक है, समझते हैं बेटा, देखो क्या कहता है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा है पहला फेज किसका, नमन का, ताकि प्रोवाइड और सपोर्ट किया जा सके और सर्विसेज मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, किसको बच्चा, जो डिफेंस के पेंशनर हो जाते हैं, मतलब जो रिटायर्ड हो जाते हैं, और जो वेटरन्स होते हैं और उनके फैमिली मेंबर्स को, ये आपको यहां पर याद रखना है। कहता है प्रोजेक्ट नमन जो है वो फोकस करता है किस पे, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। तो याद रखिए, हमसे स्पर्श का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एक डिजिटल पेंशन सिस्टम है जिसकी अगर आप बात करें तो जिसमें आप पेंशन रिलेटेड सारा का सारा प्रोसेस, सारा का सारा डेटा आप यहां पर ले सकते हैं। और देखो यहां पे एक चीज लिखी है ना कि किस किस को फैसिलिटेट है, यहां पे वेटरन्स एज वेल एज नेक्स्ट ऑफ के। नेक्स्ट का मतलब होता है जो भी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है आपका, मतलब जो भी आपका व्यक्ति जो इस आर्मी वगैरह में था, उसके मतलब आपके निकटम संबंधी को कहा जाता है, बिल्कुल पास के संबंधी को इसको कहा जाता है। ठीक है, कहता है बच्चे इसके बाद यहाँ पे इट एंटेल्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिसेप्शन एंड फैसिलिटी सेंटर। इसके लिए क्या खोले जाएंगे बच्चे, CSCs खोले जाएंगे, ताकि हर प्रकार से क्या किया जा सके, जो पेंशन की जो भी मतलब पंगा वंगा पड़ता है उन सब चीज़ों को क्या किया जा सके, पेंशन हो गई बेटा, उनको सपोर्ट करना, उनकी जितना भी रिलेटेड है उसके साथ उन्हें यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, देखो लिखा है ना, कहता है वेटरन्स पेंशनर भी आ सकते हैं, वॉर विडोज आ सकती हैं, और NOK मतलब नेक्स्ट ऑफ किन्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, आर्मी डे कब मनाते हैं बच्चा, हम सबको पता होना चाहिए। आर्मी डे हम कब मनाते हैं, हम मनाते हैं 15 जनवरी को, याद रखना है। अब देखिए इसका पहला फेज कहाँ कहाँ पर लॉन्च हुआ है, कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेंगलुरु, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सागौर, गुंटूर, अहमदाबाद और बेंगलोर। कहता है अगर हम इसकी बात करें तो इसका एम क्या है, 200 सेंटर्स ओपन किए जाएंगे आने वाले 2-3 सालों के लिए, ताकि हर प्रकार से क्या किया जा सके, जो वेटरन लोग हैं, जो भी
पेंशनर लोग हैं उनकी मदद यहाँ पर की जा सके। ठीक है, चलिए। और अभी अपने पास चीफ कौन है, आप मुझे बताएंगे चीफ कौन है अभी अपने पास, हमें पता होना चाहिए वैसे तो, उपेंद्र द्विवेदी हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारी इंडिया और फ्रांस की नेवल एक्सरसाइज हुई है, क्या नाम है बेटा इसका, तो इसका नाम है वरुण, याद रखना है आपने। और याद रखेंगे आप ये कहाँ पर हुई है, मेडिटरेनियन सी में। और वरुण इंडिया और फ्रांस की कैसी एक्सरसाइज है, एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। अभी अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमने एक डेजर्ट नाइट भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। डेजर्ट नाइट भी हमारी किसके साथ है, तो भाई फ्रांस के साथ ही है, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, ये भी कौन सी आती है हमारे पास, डेजर्ट नाइट। और एक आती है अपने पास कौन सी वाली, गरुड़ नाइट। ठीक है, एक गरुड़ भी आती है, गरुड़ एक्सरसाइज भी आ जाती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये दोनों हमारी किसके साथ है, फ्रांस के साथ ही हैं, पर ये दोनों एयरफोर्स एक्सरसाइज हैं, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। वरुण के साथ शक्ति भी आ जाती है, आपको याद रखना है, और भी बहुत सारी हैं, ये आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट, क्या नाम है इसका, FWD-200B। ये बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है बेटा। देखो क्या था एक्चुअली में, इसका मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड समझाती हूँ पहले। देखो बेटा, दुनिया में ना कुछ ऐसे देश थे जिनके पास मतलब एक वेपन ड्रोन था, मतलब ऐसे समझ लो कि इंडिया में एक ऐसे बहुत सारे इंडिया में नहीं, आई एम सो सॉरी, वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे देश थे बेटा जिनके पास मतलब वेपन ड्रोन थे उनके पास। ठीक है, हमने टर्की से भी बात की थी कि हमें इस प्रकार का ड्रोन दिया जाए, पर उन्होंने हमारे मुंह पे मना कर दिया था। अब हमने क्या करा है, अपना इस प्रकार का एक ड्रोन बनाया है। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। कहता है बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम क्या आता है बच्चे, याद रखना है, फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस। ये डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी है, इसने पहला सक्सेसफुली किसे अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट को बनाया जिसका नाम है FWD-200B। अगर हम बात करें, ये जो एयरक्राफ्ट है ये मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस है, मतलब ज़्यादा देर तक ये क्या कर सकता है, हवा में रह सकता है। उसके साथ साथ लगातार अगर हम देखें तो लगातार ये 7 घंटे कहाँ पर रह सकता है, हवा में रह सकता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। विंग स्पैन तो बहुत छोटे से दिख रहे हैं हमें यहाँ पे मिलेगा, बहुत छोटे से हैं पर भी पावरफुल बहुत हैं। और लेंथ कितनी है उनकी, 3.5 मीटर। कितना वेट अपने साथ देख सकता है, तो 102 किलोग्राम। और पेलोड कैपेसिटी कितनी है, 30 केजी की, आपको याद रखना है। इट कैन फ्लाई एट क्रूजिंग स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड से, 152 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड देख लेंगे आप, इतना काम का नहीं, इतना काम का है हमारे लिए जो हमें पढ़ के जाना है हमेशा के लिए। ठीक है, तो हमने टर्की से मांगा था भाई इस प्रकार का एक ड्रोन, और उन्होंने तो भाई हमारे बिल्कुल मुंह पे मना कर दिया था, पर चलो कोई बात नहीं, देर सवेर से ही हमने अपना खुद बना लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बच्चा आपके पास यहाँ पे विषाणु युद्ध अभ्यास, इंडिया पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस मॉक ड्रिल। ठीक है, हम सबको बताए बच्चे कि कोविड ने हमें किस प्रकार निचोड़ा है। ठीक है, अगर आप देखें आज भी ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और जगहें हैं जो अभी तक उठ नहीं पाई हैं दोबारा से। तो एक हमने क्या करा है, हमारे पास एक नेशनल वन हेल्थ वन मिशन का एक स्कीम है, उसी के अंडर हमने एक मॉक ड्रिल करी है जिसका नाम है विषाणु युद्ध अभ्यास, वायरस वॉर एक्सरसाइज। और कहां पे की गई है बच्चा, ये अजमेर राजस्थान में की गई है। ठीक है, मतलब इसका भी एम क्या रहेगा, जो जूनोटिक डिजीजेज हो गई अपने पास, ठीक है, मतलब जो ऐसी डिजीजेज जो इंसान से, जानवर से इंसान को होती हैं, उनको चेक करने की, मतलब उनसे लड़ने के लिए क्षमता हमें यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद अगला आता है आपके पास कौन सा सेक्शन, स्पोर्ट्स का सेक्शन। चलिए बात कर लेते हैं। कहता है F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2024। ठीक है, फरारी के चार्ल्स लेक्रेक, और ये कौन है, ये एक मोनाको के रेसिंग ड्राइवर हैं, इन्होंने जीत लिया है फॉर्मूला 1, याद रखना है आपने, जो कि कहां पर हो रहा था, मोन्जा, कहां पर, इटली में। सेकंड की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के मैकलेन है, और अगर हम बात करें थर्ड कौन है यहाँ पर, मैकलेन के ऑस्कर पियस्त्री हैं, और यहाँ पर कौन आते हैं, लैंडो नॉरिस, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चा, ये तो अगर ये 16th नंबर का होने जा रहा है तो कोई 17th नंबर का भी होगा, तो 17th वाला जो ग्रैंड प्रिक्स है, ध्यान रखना है आपने, जो कौन सा वाला 17th नंबर का जो ग्रैंड प्रिक्स होगा बच्चे, वो आप याद रखेंगे कहाँ पर होगा, वो होगा बाकू सिटी में। और बाकू सिटी कहाँ पर आती है, तो वो आती है कहाँ पर, अजरबैजान में। कहाँ पर आती है बच्चे, अजरबैजान, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। अगला आता है 61st नेशनल चैंपियनशिप हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप। कहता है ग्रैंड मास्टर, क्या नाम आता है इनका यहाँ पे, कार्तिक वेंकटा रमन। कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से, और इन्होंने नेशनल चेस चैंपियनशिप को क्या कर लिया है, जीत लिया है। और ये कहाँ पर हुआ है, गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर हुआ है बेटा, गुरुग्राम हरियाणा में, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और सेकेंड किसका रैंक है यहाँ पे, तो सूर्य शेखर, याद रखेंगे आप। और तीसरा किसका है, नीलेश शाह का। ट्रॉफी तो मिली है इनको, कार्तिक को, पर साथ ही साथ कितने लाख रुपए कैश दिया गया है, 6 लाख रुपए, याद रखेंगे आप। दिस मार्क्स कार्तिक वेंकटा रमन की कौन सी विक्ट्री है, ये सेकंड, याद रखना है आपने। ही हैड प्रीवियसली वॉन द 59th नेशनल चेस चैंपियनशिप, जो कि कहां पर हुई थी, नई दिल्ली में 2023 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला आप देख लेंगे इसके बाद यहाँ पे। अब 2025 का वर्ल्ड चेस कप होने जा रहा है, फाइड मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का, अगर हम बात करें वो वो जब किया जाएगा तो उसके लिए ये क्वालिफाइड हो चुके हैं। ठीक है, और ये कौन सी एज में ग्रैंड मास्टर बन चुके थे, 18 साल की उम्र में ये ग्रैंड मास्टर बन चुके थे। ठीक है, फाइड की बात कर लेते हैं अगर आप, तो ये 1924 में बना था, ध्यान रखना है आपने। और इसका ये बना कहाँ पे था, सॉरी, तो आप याद रखेंगे पेरिस में बना था, ध्यान रखना है। पर हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके भी, तो इसके हेडक्वार्टर हैं लाओसेन, और लाओसेन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए अगला बढ़ते हैं इसके बाद। अगला कौन सा आता है, दुरंद कप फुटबॉल, ध्यान रखेंगे इस करंट अफेयर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, देखिए कहता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने, अगर हम बात करें, इन्होंने फर्स्ट एवर, इन्होंने पहला दुरंद कप जीता है, किसे हराने के बाद, मोहन बेगन सुपर जायंट। और क्या है इनका नंबर, तो 4-3 है, इन अ पेनल्टी शूट आउट। और ये कौन से नंबर का हुआ था, तो ध्यान रखना है 133rd, याद रखेंगे। और अब कहाँ पर हुआ था, तो विवेकानंद युवा भारती के क्रीरंगन, ठीक है, इन कोलकाता वेस्ट बंगाल में ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें कितना कैश प्राइज दिया जा रहा है, 60 लाख। और जो रनर अप है उनको कितना कैश प्राइज मिलेगा यहाँ पर, 30 लाख, आपको याद रखना है। केरला ब्लास्टर्स FC की अगर हम बात करें, यहाँ पे फुटबॉल क्लब की बात करें, तो फॉरवर्डेड नोहा सदाऊ वॉन द गोल्डन बूट अवार्ड। और उसके अलावा फिर इनको भी गोल्डन ग्लव का अवार्ड मिला है। किसको मिला है, गोलकीपर को। गोलकीपर कौन है यहाँ पर, गुरमीत सिंह। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके साथ आता है अगर हम बात करें, दुरंद कप की स्थापना कब की गई थी, 1888 में। और ये एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, याद रखना है। और 5वां ओल्डेस्ट नेशनल फुटबॉल कंपटीशन है किसका, इन द वर्ल्ड का, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए इसके साथ देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन सा आता है हमारे पास, और देख लेते हैं इसके साथ क्या क्या चीजें जुड़ सकती हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इंडिया का फुटबॉल विजन कब का है, तो आपको याद रखना है, इंडिया का फुटबॉल विजन कब का है हमारा, 2047 का। ठीक है, तो इंडिया का फुटबॉल विजन कब का है, 2047, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं इसके बाद। पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024, इंडिया ने कितने एथलीट भेजे थे, 84। कितने मेडल्स जीते यहाँ पे, 29, जिसमें से 7 क्या है गोल्ड, 9 क्या है सिल्वर, और 13 क्या है ब्रॉन्ज। ठीक है, वैसे हमारे ओलंपिक्स में कम थे पर पैरा ओलंपिक्स में अच्छे हैं। ठीक है, ज़्यादा है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अवानी लेखारा शूटिंग के लिए मिला है गोल्ड। नितेश कुमार बैडमिंटन के लिए गोल्ड मिला है। सुमित अंतिल गोल्ड, ये सारे गोल्ड वाले हैं। ठीक है, ये और गेम आप साथ साथ देख लेंगे। ठीक है, जैसे सुमित की कौन सी है, एथलीट, हरविंदर सिंह की आर्चरी, उसके बाद है धर्मवीर एथलेटिक्स, और प्रवीण कुमार एथलेटिक्स, नवदीप सिंह एथलेटिक्स। ठीक है, तो किस किस में आता है आपके पास, ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। चाइना की बात करें तो 94 गोल्ड है उनके पास, 76 सिल्वर है, और ब्रॉन्ज कितने आ गए हैं, 50। तो इनका टोटल रैंक कितना है, 220। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो 124 टोटल आते हैं। USA की बात करें 105, और इंडिया की बात करते हैं तो 29 हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हम सबको पता है बच्चे, पैरा ओलंपिक्स जो होते हैं वो एक लार्जेस्ट इवेंट होता है, किसके लिए, डिसेबल पर्सन्स के लिए, याद रखना है आपने। और कब से कब तक ये कंडक्ट कराए गए थे, तो 28 अगस्त को शुरू हुए थे
और 3 सितंबर तक इन्होंने चलना था। और इनका भी मास्कट वगैरह बिल्कुल सेम है, मैंने आपको पिछली बार में भी कराया हुआ था। आप मुझे बताएंगे इसमें 3 नए गेम्स ऐड हुए थे, ठीक है, वो 3 नए स्पोर्ट्स कौन से थे आप मुझे बताएंगे। कहीं पैरा जूडो, ब्लाइंड जूडो, कुछ ऐसे था, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप हुई है, कहाँ पर, तो आपको याद रखना है हैनओवर, कहाँ पर, जर्मनी में। और कौन कौन जीते यहाँ इंडिया से, तो धानुष श्रीकांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 गोल्ड मेडल मिले हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। कौन सी कैटेगरी में जीते हैं यहाँ पे, तो इंडिविजुअल गोल्ड याद रखेंगे आप, मेंस एयर राइफल कैटेगरी, और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके पास आ जाते हैं, ठीक है। धानुष की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इन्हें गोल्ड मिला है 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में मोहित संधू के साथ, याद रखना है आपने। और उसके अलावा एक मेंस टीम इवेंट कौन सा था, सैनी और वाइनिया, ये आप देख लेंगे इसके साथ का, ठीक है। बस इतना सा हमें याद रखना है, अगर आएगा क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा अपने पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला कौन सा आता है आपके पास, न्यू सिलेक्टर फॉर मेंस क्रिकेट टीम। अब देखते हैं इसके बारे में भी और क्या बात की गई है, ठीक है। देखो कहता है बीसीसीआई की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें अजय रात्रा को अपॉइंट कर लिया है। और ये कौन थे पहले, तो इंडिया के विकेट कीपर है, इनको मेंस क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट किया गया है, याद रखना है, ठीक है। कहता है उसके बाद यहाँ पे एज पर कन्वेंशन ईच ऑफ 5 सिलेक्टर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट जोन। कौन कौन सी जोन है, जैसे रात्रा किसको कर रहे हैं बच्चा यहाँ पे, नॉर्थ जोन को इन द कमेटी, और इस कमेटी को हेड कौन करेंगे, अजय अगरकर, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। कौन करेंगे यहाँ पर, अजय अगरकर, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया अपने पास एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगला देखते हैं इसके साथ और क्या चीज़ें आपके पास आती हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास रीसेट प्रोग्राम। अगर आपने पिछला करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा होगा तो जब हमने नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात करी थी, अगर आपको याद हो, जब हमने नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात करी थी, और नेशनल स्पोर्ट्स डे हम मेजर ध्यानचंद की याद में मनाते हैं, और कब मनाते हैं तो याद करिए, मैंने आपको बताया था 29 अगस्त को हर साल ये मनाया जाता है, ठीक है। अगर आप इसके बारे में बात करते हैं बेटा, इसी के साथ ये करंट अफेयर ऐड था, मैंने आपको वहां पर भी बताया था रीसेट प्रोग्राम के बारे में। देखिए कहता है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया लॉन्च अ रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरिंग ट्रेनर। तो ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए ये प्रोग्राम लाया गया है, ताकि वो अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपनी अपॉर्चुनिटीज को और एनहांस कर सकें, और अपने मतलब अपनी एम्प्लॉयबिलिटी, उसके साथ करियर डेवलपमेंट भी कर सकें। जो रीसेट प्रोग्राम जो है, वो जो ब्रिज है ना, नए वाले स्पोर्ट्स पर्सन और पुराने वाले, उनका जो ब्रिज है, उनके लिए ब्रिज बनने का काम करेगा। वो जो लोग हैं, जो रिटायर्ड पर्सन है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ताकि नई जनरेशन उनसे क्या हो सके, इंस्पायर हो सके। जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं, 20 से 50 साल, हु हैव वॉन इंटरनेशनल मेडल, पार्टिसिपेट करा इंटरनेशनल इवेंट पे, नेशनल स्टेट मेडलिस्ट इन कॉम्पिटिशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड, अब मतलब जितने भी ये लोग हैं, ये सब यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये जो प्रोग्राम है, ये 2 लेवल पे चलाया जाएगा, क्लास 12th के लिए भी, और जो क्लास मतलब क्लास 12th और उसके अबव, और क्लास 11th एंड बिलो, उनके लिए भी चलाया जाएगा। मतलब हर जगह पर इसे लॉन्च करने की बात की जाएगी, ताकि लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिल सके, ठीक है। चलिए अब आता है बैंकिंग और इकोनॉमी, देख लेते हैं इसके साथ क्या क्या चीज़ें आपके पास जुड़ती हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर बात करते हैं इस वाले पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, ठीक है। देखिए आरबीआई ने स्कीम लॉन्च करी है, किसके लिए, ट्रेडिंग और सेटलमेंट के लिए, किसके लिए, ऑफ सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड NIFSC। अब बिल्कुल इजी भाषा में पहले इसे समझ लेते हैं बेटा, पहले हम इसे बिल्कुल इजी भाषा में समझ लेते हैं कि किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। देखो बेटा, मान लेते हैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट, देखो बेटा, अगर आपको, मैंने आपको कई बार समझाया भी है कि हमारे पास लोन लेने के लिए क्या प्रक्रिया है, तो हमारे पास लोन लेने के लिए प्रक्रिया एक बैंक ही दिखता है हमें यहाँ पे, और फिर पीयर टू पीयर, ये मैंने आपको समझाया था।
समझते हैं क्या बोला गया बेटा यहाँ पे। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, मतलब सीधी सीधी बात है, जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं, ग्रीन मतलब जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। समझाती हूँ, देखो कहता है आरबीआई ने लॉन्च कराया है स्कीम फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स मतलब क्या हो गया बेटा, ऐसे बॉन्ड मतलब यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स बेटा, या ऐसे आप कह सकते हो यहाँ पर ऐसा मतलब जो सीधी सीधी बात है, मतलब मार्केट से पैसा उठाना और ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे लगाना। मतलब मार्केट से आपने पैसा उठाया, किसी भी जगह से आपने पैसा उठाया और जितने भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उन पर लगाना पैसा, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड्स कहा जाता है। ऐसा करने से जो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं, जो क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मदद मिलती है। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। और इनका मतलब इनका पहली बार जो है अनाउंसमेंट वो कब किया गया था, तो वो बजट 2022 और 23 में किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। कहता है ये जो स्कीम है ये किस में मतलब बात करेगी, यहाँ पर ये फैसिलिटेट करेगी इन्वेस्टमेंट किस में, सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड्स में, याद रखना है आपने। और इसके अंदर कौन एलिजिबल हो सकते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर इन IFSC, ये आपको याद रखना है, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। कहता है अगर हम बात करें इसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था, तो आप याद रखेंगे 2023 में, ताकि एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट सस्टेनेबल, मतलब सीधी सीधी बात है बच्चा, ग्रीनरी की बात हो रही है यहाँ पे, ग्रीनरी के बारे में बात की जा रही है। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट हो गए, जैसे मान लो ऐसे प्रोजेक्ट आ जाएंगे आपके पास जिसके अंदर आपकी पूरी जोर रहेगी कि आप वहां पर किसके बारे में बात कर पाएंगे, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एज डिफाइंड। अब ये बेटा कौन मतलब जो हम बोल रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर, अब एक तो आपने FDI FPI ये सब पढ़ा हुआ है, ये उसके बारे में बात नहीं कर रहा बेटा, ये अलग से बात कर रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, तो जितने भी सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड मतलब मार्केट से पैसा उठाना और जितने भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उन पे पैसा लगाने को कहा जा रहा है। ठीक है, कहता है अब पार्टिसिपेंट के लिए क्या क्या चीजें आएंगी, देखो बेटा क्या लिखा है। कहता है पार्टिसिपेंट मस्ट कंप्लाई विद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड रिलेटेड RBI रेगुलेशन। ठीक है, तो उसको इनके अंदर जो रेगुलेशंस लिखे गए हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। इन्वेस्टर एलिजिबल फॉर डोमेस्टिक मार्केट कैन नॉट ट्रांसफर सिक्योरिटीज बिटवीन ऑनशोर एंड IFSC डीमैट अकाउंट, मतलब जो भी आप यहाँ पे लोन वगैरह लेंगे उससे आप यहीं तक सीमित रखेंगे, आगे नहीं लेकर जाएंगे। उसके बाद है IBU, मतलब कि बैंकिंग की बात की जा रही है यहाँ पे, आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन प्राइमरी ऑक्शंस बट कैन एंगेज इन सेकेंडरी मार्केट ट्रेड विद इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब ये बेटा बहुत ही डिटेल में आ जाएगा आपके पास, इतना डिटेल में पढ़ भी लेंगे, कोई दिक्कत ज़्यादा भारी बात नहीं है इसमें। यहाँ पर एनी ओपन पोजीशन ड्यू टू सेटलमेंट फेलियर मस्ट बी क्लोज आउट ऑन अ T+0। T+ ये बताया था आपको कि सेम डे ट्रांजैक्शन सेटलमेंट बाय रिवर्सिंग ट्रेडर विद द पेरेंट बैंक और इट्स ब्रांच सब्सिडरी इन इंडिया। चलिए, RBI के गवर्नर कौन आते हैं, शक्तिकांत दास। डेप्यूटी गवर्नर कौन आते हैं, स्वामीनाथन जना किरमन, माइकल देबापात्रा और M राजेश्वर राव। और TB आ जाते हैं आपके पास कौन, रविशंकर। कब बना था ये, 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सेबी ने रिवाइज कर लिया है किसको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ स्टॉक, और जिसको आप कह सकते हैं एंड F&O सेगमेंट भी आप इसे कह सकते हैं। मतलब सीधी सीधी बात है बच्चा, यहाँ पे सेबी ने क्या कहा है कि शेयर्स की एंट्री और एग्जिट को लेकर कुछ चेंजेस किए गए हैं और इसका असर कहाँ पर दिखेगा बच्चे, तो इसका असर हमें हमारी मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास यहाँ तक, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। कहता है मतलब अब अगर सीधी सीधी बात है यहाँ पे, जो भी शेयर मार्केट मतलब शेयर है, ठीक है, उनमें चेंजेस लाने की बात की जा रही है। मतलब किन शेयर्स को एंट्री अब दी जाएगी और किन को वहां से निकाल दिया जाएगा, उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, देखिए कहता है यहाँ पे ये जो सर्कुलर है, ठीक है, इज इफेक्टिव इमीडिएटली एंड 6 मंथ का जेस्टेशन पीरियड दिया जाएगा ग्रांटेड, ताकि जितने भी आने वाले नए नॉर्म्स हैं उन्हें क्या किया जा सके, उन पे मतलब मान लेते हैं मेरी कोई कंपनी है,
मेरे कोई अपने शेयर्स हैं तो मुझे भी क्या किया जा सकता है वहाँ पर, अगर मुझे मतलब मेरे वाले शेयर रहेंगे या नहीं रहेंगे ये आपको याद रखना है। ये अब ये कहाँ से डिसाइड किया जाएगा, ये सेबी ने अपने इस रिवाइज्ड वाले करिकुलम में हमें बताया होगा। ठीक है, देखते हैं। कहता है इस रिवाइज्ड गाइडलाइन के अंदर क्या बोला गया, मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज। अब ये बहुत ही भारी बात है, ऐसे समझना बड़ा मुश्किल है। आम भाषा में इसको समझे बेटा तो इसका मतलब होता है वो अमाउंट, मतलब ऐसा समझ लो कि वो अमाउंट जो शेयर को क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। वो अमाउंट जो शेयर को मूव कर सकती है, पहले उसका कितना, मतलब अगर मान लो ऐसी कोई भी ऐसी कोई भी अमाउंट थी, पहले अमाउंट कितनी होती थी 25 लाख रुपए, अब क्या बोल दिया 75 लाख रुपए। ठीक है, तो 75 लाख अगर आपके पास होंगे तो आप मतलब 75 लाख रुपए अगर आपके पास होंगे तब आप इस वाली गाइडलाइन के अंदर फिट बैठ सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या बोली गई है इसके बाद, सेकंड कौन सी आती है, सेकंड वाली का नाम है आपके पास मार्केट वाइड पोजीशन, मतलब मैक्सिमम पोजीशन मतलब मैक्सिमम पोजीशन किसी भी शेयर की, मतलब एक अगर मान लेते हैं कोई XYZ शेयर है तो कि मैक्सिमम पोजीशन कितनी होगी। ठीक है, वो भी इसके अंदर यहां पर काउंट की जाती है। और वो पहले कितनी थी बच्चा 500 करोड़, अब कितनी कर दी गई है 1500 करोड़। ठीक है, तो ये भी आपको यहां पर क्लियर रखना है। मतलब सीधी सीधी बात है बेटा कि अब मार्केट के अंदर कौन से शेयर रहेंगे और कौन से नहीं रहेंगे, अगर वो इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हमने पढ़ा था सेबी कब बनाता है, हेडक्वार्टर कहां पर है और चेयरमैन कौन है, अभी हम शुरू में ही बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला कहता है आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है किसके ऊपर, यूको बैंक के ऊपर एंड सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड। तो ये कम इंपॉर्टेंट है वैसे तो, और क्यों लगाई गई होगी बेटा, देखो क्योंकि आरबीआई से रिलेटेड आपने अपने डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया होगा तो ही फिर आरबीआई क्या लगाती है, आपके ऊपर पेनल्टी लगाती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला देखते हैं कौन सा वाला आता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट है आपके पास करंट अफेयर, मतलब सीधी सीधी बात है कि अब देखो पहले पढ़ते हैं इसको क्या कहता है, इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्रेडिट शेयर इन जून 2024। सीधी सीधी बात है बेटा, मतलब कि जो हम बैंक जैसे हम जो क्या लेते थे यार, जो हम लोन लेते हैं, मतलब बोलने का मतलब है उस लोन का क्राइटेरिया प्राइवेट बैंक में ज्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब ज्यादा करके लोगों ने किन बैंकों से लोन लेना प्रेफर करा है, प्राइवेट बैंक से लेना प्रेफर करा है, ये यहां पर बताया जा रहा है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई कहता है क्वार्टरली बीएसआर डाटा उन्होंने रिलीज करा है और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स का ज्यादा करके क्या दिखता है, कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। जैसे कहता है द शेयर ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक डिपॉजिट में भी, टोटल डिपॉजिट में भी, सेविंग डिपॉजिट में भी, ये आप फैक्चुअल डेटा बेटा ये आप साथ में पढ़ लेंगे इसके साथ। ठीक है, इन सब में बढ़ोतरी इनको देखने को हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, ये आप देख लेंगे। उसके बाद कहता है ईयर ऑन ईयर बैंक क्रेडिट ग्रोथ स्लोड स्लाइटली 15% मैच HDFC, फिर ये बैंक वगैरह को मर्ज किया गया, ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अगला आता है गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, किसके लिए बेटा, फॉर इन्वेस्टर्स के लिए, फॉर एक्सपोर्टर्स के लिए। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं और क्या क्या इसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का सीधा सीधा मतलब है ब्याज में छूट मिलना। सीधी बात है बेटा, ब्याज में छूट मिलना। ब्याज में छूट हमें तो मिलती है सब्सिडी वाले में ही। ठीक है, मतलब जो लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको तो मिलती है, पर ये किसके बारे में बात कर रहा है, बाहरी इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, देखो क्या कहता है बच्चे यहाँ पर, द गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट बाय वन मोर मंथ नाउ वैलिड। कब तक वैलिड हो जाएगा ये, 30 सितंबर 2024 तक। इस एक्सटेंशन का एम होगा कंट्री को सपोर्ट करना, किसके लिए, शिपमेंट के लिए। ये जो स्कीम है ये ऑफर करती है किसके, मतलब किसके बेनिफिट के बारे में बात करती है, एक्सपोर्टर का जो ब्याज पड़ता था उसके बेनिफिट के बारे में बात करती है। और इसे लाया गया था 31 अगस्त को और अब इसे क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। मतलब सीधी सीधी सी बात है बेटा, मतलब सीधी सीधी बात है कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट की तरफ भी बढ़ना चाहता है और उसकी तरफ और आगे बात यहाँ पर करना चाहता है। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात है बेटा, जब आप बैंक से लोन लेंगे तो जो भी आप लोन लेंगे उस लोन पे आपको क्या प्रोवाइड की जाएगी, छूट प्रोवाइड की जाएगी, इसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, चलिए
आगे, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम कब लाई गई थी? पहली बार 1 अप्रैल 2015 में, 5 सालों के लिए लाई गई थी। फिर इसे बढ़ा दिया गया था कब तक के लिए? 31 मार्च 2020 तक। फिर क्योंकि बीच में क्या आ गया था, कोविड आ गया था अपने पास। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो स्कीम है वो फंड लिमिटेड है विद अ कैप ऑफ ₹10 करोड़, याद रखना है आपने, पर एनम पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अब इतना तो नहीं याद रखना है बच्चे आपने, पर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में भी, ठीक है। सीधी बात है, ब्याज से रिलेटेड ये स्कीम हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आता है, इंडिया ने डिसीजन लिया है कि जो करंट अभी जो टैक्स स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए, वो अभी सेम रहेगा, ठीक है। बात करते हैं हाइब्रिड। देखो, इलेक्ट्रिक तो आपको पता ही होगा, हाइब्रिड कौन से आ गए? ऐसे व्हीकल जिसमें CNG भी है और डीजल भी है, ठीक है। ये बात आपने देखनी है, ठीक है, क्योंकि हम सीधी बात है बेटा कि हमें क्या करना है, हमें कार्बन कंट्रोल करना है। कब तक? 2070 तक। ये हमें यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये वही रेट्स हैं, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वो आप एज इट इज़ देख लेंगे इसके साथ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला लास्ट सेक्शन आता है अपने पास, कौन सा वाला? डेज का, और इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला डेज के सेक्शन का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन सा आता है अपने पास? वर्ल्ड कोकोनट डे। अगर हम बात करें, ये कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। थीम क्या थी? कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा, इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो इसके टॉप प्रोड्यूसर हैं, जैसे कि केरला, ठीक है, याद रखना है आपने। केरला के अलावा कर्नाटका प्लस तमिलनाडु, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो क्या कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं? कोकोनट की प्रोडक्शन के लिए काम यहाँ पर करते हैं। कहता है, अगर हम बात करें, इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी भी है, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ मिलते हैं? जकार्ता, इंडोनेशिया, और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला, स्काई स्क्रैपर। सीधी बात है, गगन चुंबती जो इमारतें होती हैं उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। जैसे जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उनके बारे में बात की गई है। हर साल 3 सितंबर को ये डे मनाया जाता है। अगर हम बात करें किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो लुइस H. सुलिवन, इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स कहा जाता है। इन्होंने पहली गगन चुंबती मतलब आकाश को चूमने वाली इमारत कौन सी बनाई थी? तो क्या नाम था उसका? होम इंश्योरेंस बिल्डिंग। और ये कहाँ पर थी बच्चा? शिकागो में, जो कब बनकर तैयार हो चुकी थी? 1885 में, ठीक है। और इसके अलावा ये आप पता ही है बच्चे, सीधी सीधी बात है, जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उनके लिए इसको यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला आता है नेशनल टीचर्स डे। हम सबको पता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें किसकी याद में बनाते हैं भाई? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये पहले रेसिपिएंट हैं किसके? भारत रत्न के। और कब दिया गया था इन्हें भारत रत्न? 1954 में। ये आपने यहाँ पे याद रखना है। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे प्लस सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं, याद रखना है। और पहला टीचर्स डे हमने कब मनाया था? 1962 में मनाया था, आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद 2024 में द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल टीचर्स अवार्ड भी दिए हैं। इसके 82 रेसिपिएंट थे। और बेटा क्यों दिए गए हैं? ताकि उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ाया जा सके। कहाँ पर? इस वाली टीचिंग की फील्ड में उनको एम्पावर और सोसाइटी को एजुकेट करने में उनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। कब मनाया जाता है बच्चे? 8 सितंबर को, याद रखना है। और ये कहाँ डिसाइड मतलब किसने ऑफिशियली डिक्लेयर करा था? तो यूनेस्को ने, याद रखेंगे आप। और थीम क्या थी? जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन है उसको बढ़ाना और उसके साथ लिटरेसी को इतना म्यूचुअल बना देना ताकि लोग इससे समझ सकें और पीस, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया की लिटरेसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? अगर हम बात करें तो वो कितना है बच्चे? 74.04%। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। हमारी सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, अगर आप सबको पता हो। उसके बाद मिड डे मील, उसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है हमारे पास। एक आई थी 1968 इंदिरा गांधी के टाइम पर, फिर आई थी 1986, याद रखना है आपको, 1968 1986 राजीव गांधी के टाइम पर। और एक अभी लेटेस्ट कौन सी आई है? 2020 में मोदी सरकार के टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो ये हो गए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ पे आई होंगी। और
क्वेश्चंस के आंसर देना मैंडेटरी है, ठीक है। आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही अच्छा हम अगली बार आपके लिए और लेकर आ पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।